हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का धन्वंतरि के यूट्यूब चैनल पर। हम रोहित वैद्वान, आप हैशटैग बच्चा पार्टी, कुल मिलाकर धन्वंतरि, और ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को गुरु पूर्णिमा की। बड़ी जल्दी जल्दी आप भी गुरु बन जाएं, बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दें, बस इसी दुआओं के साथ। गुरु पूर्णिमा आपके लिए अगले साल वाली जो गुरु पूर्णिमा आए, उस साल आप क्या देखें, उस टाइम आपके सामने ही हो क्या चीज़ें। नहीं, कोई जरूरत, कमेंट पढ़ता ही नहीं मैं। दो चार नीचे के दिख जाते हैं कमेंट से, नहीं डिस्टर्बेंस होती, कोई नहीं। ठीक है जी, चलिए तैयार करें शुरू आज की क्लास। तो आज तो थोड़ा डिटेल में होगा, साथ में इसमें पर्यावरण भी आ गया आज तो, है ना। तो आज देखते हैं भैया तुम कितनी धूम मचाओगे। औरंगाबाद से, यहाँ से विजय भव, विजय भव, चलिए। है ना, ज़्यादा टाइम नहीं भैया खराब करते, सीधा काम मुद्दे पर आते हैं और पहला सवाल स्क्रीन पर ले आते हैं। किताब के प्रचार के साथ आज हम प्रचार कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कम ही प्रचार करेंगे, सीधा सवाल पे। तो आपके सामने एक है ना, ये जवाब आ गया है, सवाल भी आ गया। आपसे पूछे पिग्मीज, जो पिग्मीज होते हैं वो कहाँ के निवासी हैं। पिग्मीज जो हैं वो कहाँ के निवासी हैं? अफ्रीका के हैं, एशिया के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, दक्षिण अमेरिका के हैं। फोटो आपकी स्क्रीन पर बाजू में है, बताइएगा पिग्मीज जो हैं वो कहाँ के निवासी होते हैं। गुरु पूर्णिमा की है, बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत आपको भी। ठीक है, चलिएगा। हम्म। आरा बिहार वालों का भी स्वागत है, हाँ जी हाँ जी, सबका स्वागत है। तो पहले सवाल का जवाब कितने लोगों ने दिया है? सबसे पहले हमारा शोभा जायसवाल बच्चा है, उन्होंने दिया है। सर एग्जाम कब तक होगा भाई? उनके हिसाब से तो जो आ चुके हैं डेट उसी दिन होगा, बाकी अभी उसमें क्या सोचना। सवाल पहला था, स्क्रीन आपके पास तरोताजा थी, आपने जवाब दिया है ए बी सी, अलग अलग जवाब दे रहे हैं। तो जितने लोगों ने सवाल का जवाब दिया है यहाँ पर, तो जो पिग्मीज हैं, जो निवासी हैं, ये कहाँ के हैं मेरे बच्चे? अफ्रीका। ये कहाँ के हैं? अफ्रीका के। तो याद रखने, निवासी जो कहलाते हैं कहाँ के कहलाते हैं? अफ्रीका के। आज एकदम नया सवाल है। तो ये जो पिग्मीज जो है ना जाति, आपको कहाँ दिखने को मिलती है? चलेगा। अब आपके सामने आते हैं, यहाँ पहले सवाल का जवाब आपने ऑप्शन नंबर ए में चुना, बिल्कुल सही। नंबर दो आपकी स्क्रीन पर है, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? हिंदुस्तान की जो सबसे ऊंची, जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है, उसका नाम क्या है? चलिए, नंबर आपके सामने आता है, सवाल नंबर दो। एक बच्चा पूछ रहा, सर क्या यूपी के बंदे भी फॉर्म भर सकते हैं? अरे पगले, इसके चक्कर में हिंदुस्तान में इतना बड़ा कुछ हो रहा, बिहार में बेटा तो क्या पूछ रहा है ना। चलो। अब आपके सामने आता है, थोड़ा स्पीड से चलेंगे भाई। तो हम ये जानते हैं कि हिंदुस्तान, विश्व की सबसे ऊंची जो चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट है, और उसके बाद अगर देखेंगे वहां पर, तो उसके बाद आती है गोडविन। तो पहले वाले पे अगर कोई पूछेगा, अगर विश्व की देखेंगे तो ये पर्वत चोटी है तीसरी, अगर हिंदुस्तान की देखेंगे तो ये क्या है? पहली। तो पहले ही जरा समझिएगा। तो अगर पूछेगा भारत की सर्वोच्च जो पर्वत चोटी है, तो इसका जवाब अगर आपने दिया है ऑप्शन नंबर क्या, आपने दिया है कंचनजंगा, तो आप बिल्कुल क्या है? सही। लेकिन इसके बारे में एक बात और जान लीजिएगा, ये वर्ल्ड की, मेरे वर्ल्ड की जो है ना, WORLD, वर्ल्ड की कौन से नंबर की है? थर्ड नंबर की है। माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड की क्या है? फर्स्ट नंबर की है। गोडविन अस्टिन जो वर्ल्ड की है वो क्या है? सेकंड नंबर। आप जरूर ही पूछोगे सर जी नंगा पर्वत भी बता दो, तो हर चीज जानने की जरूरत नहीं होती है ना। चलेगा, माउंटेन जो है अगर आपके सामने आ जाएगा, तो फिलहाल इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी। बट मैंने आपको ये भी बता दिया, अगर विश्व के बारे में बात करेंगे तो ये तीनों ऑप्शन याद रखना। वर्ल्ड की फर्स्ट नंबर माउंट एवरेस्ट, ठीक है जी, माउंट एवरेस्ट। और नंगा पर्वत के बारे में अगर देखेंगे, तो इसकी जानकारी अगर आप लेके चलेंगे, ये क्या है लोकले, आप देखेंगे तो दुनिया की ना 9वीं ऊंची चोटी में आती है। एन से बेटा नंगा पर्वत याद रखना, एन से क्या है? 9वां नंबर। तो अगर कोई पूछेगा तो याद रखना, विश्व में नंगा जो पर्वत है उसका जो है वो क्या है, आप याद रखना, 9वीं सबसे ऊंची चोटी क्या है मानी जाती है। ठीक है जी, चलिए आगे देखेंगे नया सवाल। नया सवाल दो के बाद नंबर तीन है। आपने एक जिक्र सुना होगा किसका? ब्यूफोर्ट स्केल या पैमाना से आप क्या जानते हैं? एक स्केल सुना होगा जिसका नाम क्या है? ब्यूफोर्ट। तो जो ब्यूफोर्ट स्केल होता है उसके बारे में क्या, थोड़ा जल्दी जल्दी चलिएगा भाई। बहुत बढ़िया, यहाँ बीच में नहीं रखना होगा, बीच में नहीं होगा, चलेगा। तो यहाँ आपने जब सवाल का जवाब दिया, तो यहाँ आप सवाल का जवाब दे रहे हैं, जी हाँ बिल्कुल मेरे बच्चे, दो का हमने क्या, अच्छा गोडविन एस्टीन कह रहे, भारत की सर्वोच्च पूछा गया था ना बेटा। तो कंचनजंगा बिल्कुल क्या है? सही है, नंबर दो का बिल्कुल सही था, है ना। चलेगा। अब
आपके सामने आता है ब्यूफोर्ट स्केल जो है उसे कैसे है? तो ब्यू होगा, आप देखिएगा यहाँ पर नंबर अगर आपके सामने आता है, ये बेटा सीटेट की क्लासेस का कुछ डिस्टरबेंस हुआ होगा, इस वजह से शायद तुम लोग देखने वेखने नहीं आए होगे, तुम्हें लगा होगा इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा, तो इसलिए शायद उन्हें वो किया गया हो, चलेगा। अब आपके सामने आता है यहाँ, और यहाँ पर आपने जो जवाब दिया है, तो इस सवाल का जो जवाब होगा उसको बोला जाता है ब्लूफोर्ड। जो पैमाना होता है उसे क्या है, हवा की गति मापी जाती है, किसकी, वाइन की जो वेलोसिटी होती है वो मापी जाती है। और इस स्केल को डेवलप किया था फ्रांसिस याद रखना, इसको क्या हुआ, इसका जो आविष्कार किया था, इसका जो आविष्कार किया था जिसकी वजह से इसका नाम क्या है, ब्लूफोर्ड। तो ब्लूफोर्ड जो साहब थे उनका पूरा नाम था फ्रांसिस ब्लूफोर्ड, याद रखना, FRANCIS, उसके बाद BEAUFORT, ये इसके आविष्कारक थे। तो बस याद रखना फ्रांसिस ब्लूफोर्ड ने इसका क्या की थी, वो करी थी एक्सपेरिमेंट, ठीक है। चलिए अब आपके सामने आता है यहाँ, तो मेरे बच्चे अगर आप देखेंगे यहाँ, तो अगर आपके सामने आएंगे, चलिएगा अब एक सवाल आ रहा था, जितने लोगों को यहाँ पर होगा सवाल का जवाब, चलिए, एक बड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा किसी के साथ जी। हम्म। अच्छा, कितने लोग ना ये सारे चेहरे हैं बेटा, जो K2 है, तो K2 जो है वो ना चाइनीज कोगिर फ्रैंक है, ऑल्सो जिसको क्या बोला जाता है, माउंट गोडविन एस्टीन। तो जितने लोग फिलहाल इस सवाल के साथ ले रहे हैं ना ये वाला, तो जो गोडविन एस्टीन है ना ये वाला, ये नाम अगर नहीं पता तो आप अगर इसे देखेंगे, जो सेकंड मैंने नाम दिया है K2, तो जो K2 वाला ये वाली बात आती है, तो इसके बारे में आज जानकारी याद रखना। K2 जो है ना वो चाइनीज कोकिर फ्रैंक, जो क्या कहलाती है, माउंट गोडविन एस्टीन, वो वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक आती है। तो इस बात के साथ होगा जो माउंट एवरेस्ट के बाद आती है। तो कितने लोग इस तरह के करते हैं, तो याद रखना इस वाली बात के साथ कि कहा हिंदुस्तान का अगर पूछा गया है, तो हिंदुस्तान का अगर पूछा गया होगा तो आप जो जवाब देंगे। अच्छा, यहाँ तो गोडविन स्टीन का जब नाम आता है, K2 गोडविन स्टीन का, वो याद रखना आपके साथ। हिंदुस्तान के उसमें जो नाम रहेगा वो कंचनजंगा ही रहेगा। किसी को डाउट है तो मैं रुकूं, वरना मैं आगे बढ़ूं। इस सवाल को लेके एक दो बच्चे मैसेज किए जा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, एक बार आज इसकी डिटेल निकालना, आपको इसकी डिटेल भी मिल जाएगी, चलेगा वो तो। अब आपके सामने बहुत सारे होंगे जिसे गोडविन स्टीन आ जाओ। अब या तो मैं गूगल करूंगा या तुम लोग करोगे, तुम लोग मानोगे नहीं, तो बताओ कैसे समझाऊं मेरे बाल को तुम्हें, है ना, कैसे समझाऊं। डन। हाँ, नंदा देवी अलग है, तो यहाँ इसके साथ जितने भी लोग जा रहे हैं गोडविन स्टीन वाले के साथ, एक बार आज उसकी पहचान करना और तुम्हें पता चलेगा कि गोडविन स्टीन किस तरह चाइनीज उसमें आएगा, तो आपको सब में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको एक बार अपना देख लेना। तो अगर आप K2 जो है, नहीं नहीं नहीं, आप अगर, अरे यार, मानोगे तुम हो नहीं, ठीक है, एक काम करना, आज तुम लोगों का ये होमवर्क है, और होमवर्क के बाद सर्च कर लेना और ये पता करके आना कि जो K2 गोडविन स्टीन का जिक्र चलता है वो चाइनीज उसमें चलता है किसमें, ठीक है। अब तुम यार यहाँ ऑप्शन में क्या होगा, अलग है वो, ठीक है। चलो आप लोग क्या करते हो, बिल्कुल K2 जो कंफर्म वाला वो याद रखना यहाँ पर। अरे एक बात बताओ, ऑप्शन में अगर मैं K2 दे देता, गोडविन स्टीन मैंने नाम दिया है, तुम्हारा कुछ कर नहीं सकता भैया कोई, नहीं कर सकता, तो चलो। हम्म। चलो भैया, वैसे मैं इस चीज को लेके नहीं, पर तुम मानोगे नहीं, ये रहा, तो आपके सामने ये पूरी जानकारी है, ये रहा। K2 जो मैं चाइनीज उसके बारे में बता रहा, आ जाओ, तुम नहीं मानोगे तो नहीं मानोगे, हिमालय की कंचनजंगा वाली, रुक जाओ जरा, है ना, वर्ल्ड की, ये रहा। K2 जो है चाइनीज कोगिर फेंग, ऑल्सो कॉल्ड एज माउंट गॉडविन एस्टिन, कॉल्ड लोकली देपसांग ऑफ
चिरगोई द वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट पीक होगा, इतना इतना, सेकंड ओनली टू द माउंट एवरेस्ट। K2 इज लोकेटेड इन द, ये लेगा कारकोरम रेस एंड लाइज पार्टली इन द चाइनीज एडमिनिस्ट्रेटर इनक्लेव ऑफ द कश्मीर रीजन विद द योगार ऑटोनोमस। अब तुम जो समझे हो, तुम ये समझ के जी K2, तो इसका मतलब जब चाइना ने आक्रमण किया था उनके हिस्सेदारी में जो जाता था ये उसमें है। अब अगर समझ में आगे हाँ या ना? अब तो बताओ, अगर आपके सामने अभी भी हमने अगर सवाल बदला है या समझा है, तो मेरे बच्चे दोनों सवालों को हमेशा याद रख के चलना कि क्या सवाल क्या। तुम लोग क्या करते हो, जिसको नहीं समझना चाहते, अब मैं आपको जो है कंचनजंगा, इसलिए सवाल में ये पूछा गया था, अगर आज तुम लोगों को कोई नई जानकारी मिले हो और आज तक का तुम्हारा भ्रम टूटा हो तो इसे अपडेट कर लेना। तो जितने लोग मेरे को फालतू की जो जानकारी दिए जा रहे हैं, तो अगर आपके सामने आ रहा है तो इसको थोड़ा सा अपने साथ रख के चलना, जिंदगी भर काम आएगा। कि जिस आप जो गोडविन स्टीन की बात करते हैं, वो जो आता है वो उस एरिया में आता है जिसमें क्या है, चाइनीज जो हमारा आप देखते हैं यहाँ पर, जिस पर क्या है, चाइनीज एडमिनिस्ट्रेटर इनक्लेव के अंदर जो कश्मीरी जन आता है उसमें। अब क्लियर हो गया? तो जितने लोगों को नहीं पता था, जीएस आप आ गया बेटा समझ में? तो जितने लोग अपडेट किए जा रहे थे किए जा रहे थे, तो मैं क्या करता हूं, तुम लोग के साथ जिंदगी में पता है दिक्कत क्या है, तुम लोग जो पढ़ के आते हो ना, सब अपडेट नहीं करना चाहते। अगर अब मैंने एक बात कर दिया है ना, जीएस स्टडी या बाकी सारे लोग, क्लियर हो गया, आ गया समझ में? अब कोई किसी से बहस नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं चाहता इस पे रुक जाता, लेकिन आज टेस्ट था नहीं तो समझाने में कोई दिक्कत भी नहीं है। आ गया यहाँ समझ में? आप दे दें, चलिएगा। जो हिंदुस्तान मानता है, क्या मानता है, तो याद रखना। अब देखो, हिंदुस्तान क्या मानता है, हम क्या मानते हैं, आप क्या मानते हैं, सवाल क्या मानता है, उसकी आपकी मर्जी है। जो मेरे हिसाब से आपको क्या है जवाब देना था सही, मैंने आपको दे दिया। क्लियर? चलिएगा, अब आपके सामने बढ़ेंगे अपने तीसरे सवाल की तरफ। और जो तीसरा सवाल था वो हमने क्या पूछा था, इसकी जवाब तुमने दे दिया था। नंबर 4, निम्न में से भारत का कौन सा क्षेत्र पारिस्थितिकी हॉट स्पॉट माना जाता है? नॉर्मली आप जानते हैं, इस सवाल के बारे में ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं। चले बेटा आप छोड़ दो, आ जाओ। तो आपसे पूछा जा रहा है इस सवाल के साथ, आपसे पूछा जा रहा है इस सवाल के साथ कि यहां आपने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन इंडिया इज नाउ रिगार्डेड एज द इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट, बताइएगा। आइए नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है। चलिए, नंबर जब आता है तो इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट में जब आप देखते हैं तो वेस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न घाट या फिर ईस्टर्न घाट, तो इसके बारे में हमने एक बार जिक्र भी किया था। नॉर्मली हिंदुस्तान में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट देखते हैं, जिसमें आप एक किसको देखते हो, हिमालय को, एक किसको देखते हो, वेस्टर्न घाट को, एक हो इंडो बर्मा को, और एक है सुंदरलैंड। मतलब आप अगर देखते हैं तो याद रखने के लिए क्या है, 4। 4 में बेटा एक तो तुम किसको देखते हो, हिमालय को, एक तुम देखते हो इंडिया बर्मा को, है ना, भारत और क्या है, बर्मा। और उसके बाद अगर एक आप देखते हैं किसको, सुंदरलैंड, मतलब क्या है, सुंदरवन। और सुंदरवन के अलावा जब आप एक देखते हैं तो एक आप किसको देखते हो, पश्चिमी घाट को। तो सवाल ने पूछा इसमें से कौन सा जवाब होगा, तो इसमें से सीधी सी बात है, सवाल का जो जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ ईस्टर्न हिमालयाज लिखा है, इसलिए सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। तो जिन्होंने इस सवाल का जवाब सी दे दिया है वो भी क्या है, चलेगा। अब इसके बाद यहाँ आगे बढ़ते हुए नंबर सी के बाद, यहां इसको आंसर के बाद नंबर 5, कावेरी जल विवाद जो है, जो चल रहा है, थोड़ा स्पीड से भी चलेंगे। कावेरी जो जल विवाद है वो किन किन 2 राज्यों के बीच में चल रहा है, बताइएगा जी। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर कावेरी जो जल विवाद है वो आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में, कर्नाटक और तमिलनाडु में, तमिलनाडु और पौंडीचेरी में। अच्छा एक बात और समझो, एक गुरु पूर्णिमा का तो खैर तुम्हारे लिए बस एक मतलब आजकल ना डे बनाए जाते हैं, वो वाली शिद्दत तो रही नहीं। जैसे तुम लोगों को अगर यहाँ आते हो, एक तो होता है सीखना, एक होता है किसी बात पर अड़ा रहना। अगर तुम्हें अड़ा रहना है तो बेटा देखो, मैंने कहा ना, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं तुमसे कहने से बोलूं लाइक करो और तुम ना लाइक करो, वो भी मेरी इंसल्ट है। तो इसलिए जो तुम्हें करना है करो। मेरा काम ऐसा है कि मैं तुम्हें पढ़ा के चला जाऊं और जानकारी बस तुम तक सीधी। अगर गलत होगी तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं, लेकिन जब सही दे रहा हूं तो उसे समझा करो, रुका करो। तो देखिए ये क्या है कि ऐसा हुआ था कि कावेरी जो जल विवाद हुआ था
वो 1892 से चला आ रहा था, जिस टाइम क्या हुआ था, जब आपके सामने क्या हो कि मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी और मैसूर की जो रियासत थी उसके बीच में शुरू हो गया था। तो अगर कोई तुमसे पूछ ले कब शुरू हुआ था, फिलहाल तो तुमने कर्नाटक और तमिलनाडु अगर जवाब दे दिया है तो ऑप्शन नंबर सी है। लेकिन अगर कोई पूछ रहे कि कावेरी जल विवाद कब शुरू हुआ था, तो याद रखना 1892 में ही शुरू हो गया था। कब हो गया था? 1892 में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद ये कई सारे भाई गवर्नमेंट आती रही जाती रही, उसके बाद कावेरी नदी प्राधिकरण और ये फलाना ढिमकाना बहुत सारे वो बनते रहे, गठन बनते रहे, लेकिन फिर भी आज तक भी विवाद क्या है, चल रहा है। तो अगर सवाल का जवाब आपके सामने आए तो ये तो याद रखना कि 5 का जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर कोई पूछ रहे कि कावेरी जल विवाद कब शुरू हुआ था, तो याद रखना 1892 में, उस टाइम मैसूर के बीच में और मद्रास प्रेसिडेंसी के बीच में, जब तक भारत स्वतंत्र भी नहीं हुआ था। आपने बड़ा भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है, भाखड़ा नागल के बारे में आपने कई बार सुना होगा, और एक संयुक्त परियोजना मानी जाती है किसकी, बताइएगा जी। गमछा बेटा कल से लाऊंगा, गमछा कल से लेके आएंगे। अब देखिएगा, ऐसा है कि इसके बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूं। तो जो भाखड़ा नागल बांध के बारे में आप जानते हैं, सवाल नंबर 6 का अगर आप वैसे जवाब देंगे तो 6 का जो जवाब आपने दिया है, 6 का जवाब आप दे रहे हैं, तो अगर 6 का जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए कि हरियाणा है, पंजाब है और ये क्या है, राजस्थान, तो बिल्कुल सही बात है, हरियाणा, पंजाब और क्या है, राजस्थान। तो मेरे बच्चे याद रखना इसको, है ना। आगे अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो हुआ ये था कि जो भाखड़ा नागल डैम है वो बिगेस्ट एक बहुत बड़ा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट होता है। और याद रखिए भाखड़ा नागल बांध जो है वो सेकंड टोलेस्ट बांध आता है एशिया का। किसका आता है? सेकंड। अगर कोई पूछेगा ये वाली बात कि भैया क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, दो चीजें करते हैं, ये अंडरटेक करता है दो नाम, दो डैम है इसमें, एक है भाखड़ा और एक दूसरा है क्या, नागल। और अगर कोई पूछ ले कि ये भाई कौन सी नदी पर है, तो चलो तुमसे एक सवाल आ जाए कि जो भाखड़ा नागल बांध है, तो एक बात बताओ, ये दोनों नाम एक ही हुआ करते थे, ये दोनों नाम अलग अलग हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि ये बताओ कौन सी नदी पर बना हुआ है, कौन सी नदी पर बना हुआ है, ये बताइएगा जी। हाँ, तो जॉइंट प्रोजेक्ट होता है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का। ये दो डैम है बेटा, याद रखना, दो डैम है। क्योंकि तुमने ना जैसे भांगड़ा होता है वहां से ही दिमाग लगाने चाहिए ना, और भैया यहाँ से ना नांगल जो है ये हरियाणा में आ जाता है, इस तरह से एक जगह है नंगली, है ना। तो यहाँ थोड़ा बहुत दिमाग लगा के चलो करो। और अगर कोई पूछेगा, ये कोई पूछेगा, तो याद रखना ये कहा जाता है कि जो डैम है इसकी जो लंबाई है, जो लेंथ है वो 518। बिल्कुल सही जवाब उनका है। अगर नदी कोई पूछ लेगा तो मेरे बच्चे याद रखना सतलुज। तो जिन्होंने सतलुज नदी बताई है वो बिल्कुल क्या है, सही है, एकदम बढ़िया है। और जॉइंट वेंचर भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इस सवाल का जवाब, लेकिन याद रखना ये दो डैम है। अगर कभी भी कोई पूछेगा तो दो डैम है बेटा, एक का नाम क्या है, भाखड़ा, और दूसरे का नाम है नागल। तब जाके पूरी परियोजना कहलाती है भाखड़ा नागल परियोजना, जो साथ किसका लेके चलती है, हरियाणा का, पंजाब और राजस्थान। ईमानदारी से बताइएगा, आज एक सवाल मेरा आपसे, कितने लोगों को ये लगता था कि आज तक कि भाखड़ा नागल सिर्फ एक नाम है, उन्हें ये पता ही नहीं था कि ये दो डैम है? कितने लोगों को नहीं पता था? ईमानदारी से, जो अपनी ईमानदारी पेश करेगा भगवान उसे 2 नंबर ज्यादा देगा। चलो अब बस पढ़ लीजिएगा मेरे बच्चे, कोई फालतू मैसेज ना करें जी। सतलुज नदी वाली तो बात, ये तो पता चल गया, ये तो आपको सबको पता चल गया कि भैया सतलुज नदी पे है। लेकिन मैं ये जानना चाहता था कि कितने लोगों को पता था कि ये दो नाम है। जिनको पता था वो बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिनको नहीं पता था वो आज जानकारी ले लिए, ठीक है। चलो सर मुझे नहीं है ना, चलो जिनको पता है शाबाश शाबाश, जिनको नहीं पता था उनकी जानकारी मिल गई आज। कोंकण रेलवे जो है, या कोंकण रेल जिन राज्यों से गुजरती है वो कौन से हैं? मतलब जो आपने देखा होगा कोंकण रेलवे, तो आपको ये पूछा जा रहा है जो कोंकण रेल है वो कितने कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? यहाँ पर वे हैं महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। अच्छा एक बात बताओ, तुम में से तुम लोगों ने अभी हाल फिलहाल ना एक वो देखा होगा, एक चर्चाएं चल रही हैं, और जो चर्चाएं चल रही हैं उन चर्चाओं में आपने देखा होगा एक सबसे बड़ी बात कि आपने देखा होगा अभी जो महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में क्या हुआ कि भाई चुनावी जो हो गया ना, उल्टा पुल्टा चल रहा है सब महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में तुमने हर राज्य में ये तो देखा होगा आज तक
कि महाराष्ट्र में क्या हुआ, एक क्या है मुख्यमंत्री सीएम साहब है, एक क्या थे उसके साथ वाइस जो सीएम साहब थे, और उसके बाद अब एक और नए बने हैं। तो एक बात बताओ, ये अब उस राज्य महाराष्ट्र में ये बताओ दो दो वाइस चीफ उप मुख्यमंत्री रहेंगे कि इसमें से कोई एक हटेगा? ये आप जानते हो सीएम साहब का जो नाम है वो क्या है, एकनाथ शिंदे। तो एकनाथ शिंदे के बारे में तो आपने पता कर लिया। तो एक बात बताओ, फिलहाल एकनाथ शिंदे के बाद आपके सामने अगर ये वाली बात आ रही है तो आपको ये बताना है कि बाकी दो जो चीफ मिनिस्टर वाइस वाले बने हैं वो कौन कौन से नाम है। हाँ, एक और हो गए जो नए वाले कल आ गए, वो लिस्ट में क्या आ गए, अजीत पवार। तो अजीत पवार जी अगर आ गए तो एक बात बताओ, अजीत पवार यहाँ पर आ जाते हैं, और उनके अलावा तुम जानते हो एक इंसान ऑलरेडी था ही, ऑलरेडी एक वाइस जो चीफ मिनिस्टर थे वो थे ही, कौन से थे बताना जरा, जो पहले मुख्यमंत्री रहे थे। हाँ, अच्छा फोन पे है क्या? हाँ जी, बहुत बढ़िया बेटा। अब ये देखो तुमने, अजीत पवार ही अजीत पवार तो भी हैं, इसके अलावा आपने एक नाम और सुना होगा, देवेंद्र फडणवीस, है ना, तो वो भी हैं। तो सोचेगा कैसे कैसे चल रहा, अजीत पवार तो बेटा गल है ना। तो इसका मतलब अगर आप देख के चलेंगे तो इसका मतलब महाराष्ट्र में क्या होगा, एक तो सीएम है और दो क्या है, वाइस सीएम है। बहुत बढ़िया। तो अभी भैया सोच के चलो क्या होगा, देवेंद्र फडणवीस जी हाँ, है ना। ये एक बड़ा हो सकता है कि आज रिसेंटली आपको कोई सवाल देखने को मिल जाए, तो भैया जवाब दे देना कि महाराष्ट्र ऐसा है जिसमें दो दो क्या बने हैं, वाइस चीफ मिनिस्टर हैं, और एक क्या है, चीफ मिनिस्टर है। ठीक, चलेगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 7 के साथ। नंबर 7 जो कोंकण रेल के बारे में पूछता है, जब कोंकण रेल गुजरती है तो ये है कि याद रखिएगा, अब आपके सामने क्या होगा, ये एक सवाल है कि कोंकण रेल परियोजना जो है, नंबर 7, 7 का जवाब तो ध्यान रखना, महाराष्ट्र है, गोवा और कर्नाटका। महाराष्ट्र और गोवा और क्या है, कर्नाटका। अच्छा, इसका जो निर्माण चल रहा है, ये निर्माण अभी खत्म नहीं हुआ, ऐड होता रहता है। तो भारतीय रेलवे की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से माना जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये स्टार्टिंग जब हुआ था 1998 में, इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, 1998, 1998 में। तो 1998 में स्टार्ट हुआ और उसके बाद चल रहा है। धीरे धीरे क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या है, रोहा को, कर्नाटक में मंगलोर को जोड़ने वाला एक सबसे जो है ना बहुत लंबा स्टेशन है। जो एक लंबा स्टेशन है वो पूछ लिया जाता है कितना है, तो 760 किलोमीटर का है। कितने का है, 760 किलोमीटर का होगा। अब ये देखिए, अगर आपको कभी लगे इस चीज के बारे में तो कभी देख के आइएगा यहाँ पर कि ये बहुत बढ़िया है। और एशिया की जो याद रखना, एशिया की क्या कहता है, एक सबसे बड़ी जो सुरंग है 6.5 किलोमीटर की, वह जो कोंकण रेल मार्ग का एक क्या है, हिस्सा है। मतलब 6.5 किलोमीटर की, 6.5 किलोमीटर की एक सुरंग है जिसके अंदर से क्या है, कोंकण रेल में से रेल क्या है, गुजरती है। फिलहाल इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहां से नंबर 7 के बाद नंबर 8। नंबर 8 आपसे पूछना चाहता है, निम्न में से कौन सा फरक्का बैराज के निर्माण का उद्देश्य नहीं है। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि जो फरक्का बैराज है उसके बनाने में कौन सा एक पर्पज नहीं है, बताइएगा जी। 760 किलोमीटर, 38 नहीं है बेटा। चलो, यहां आपके सामने आता है और ये क्या पूछता है बताइएगा, जल्दी जवाब दीजिएगा। अब आपके सामने आता है जो फरक्का बैराग है, वो क्या करता है, बैराज जो है एक्रॉस किसको पार करता है मेरे बच्चे, उसको, गंगा नदी को। और गंगा नदी को पार करते टाइम अगर सवाल नंबर 8 के सामने आए तो याद रखना, ये जो कहता है ये बांग्लादेश से बहकर जाने वाले पानी को रोकना करता है, सही है। कोलकाता जो बंदरगाह पर गांद जमा जमा पर जो रुक जाना, कूड़ा वूड़ा हो है ना, गांद होता है मिट्टी में, आपने कीचड़ देखा होगा, और कोलकाता बंदरगाह के कटाव को रोकने वाला। बट ये क्या करता है, गंगा नदी में जहाजों की आवाजाही को सुगम बनाने का काम नहीं करता। तो सवाल का जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। तो जितने लोगों ने डी, मतलब जो फरक का जो बैराग है जो गंगा नदी के सहारे या क्रॉस करके बना हुआ है, पार करता है उसको, तो उसमें वो भैया बांग्लादेश में बहकर जाने वाले पानी को रोकता है। कोलकाता बंदरगाह पर जो गंद जम जाती है उसको रोकता है। कोलकाता के बंदरगाह पर जो पानी कटा उसे रोकता है। बट वो किसी भी तरीके से किसी के जहाज के आवाजाही का सुगम बनाने वाला है, ऐसा कोई भी काम नहीं करता। आज के सवाल कुछ अलग और नए दिख रहे होंगे, धीरे धीरे देखना, अभी तो बहुत लंबा सफर है। G20 लेबर एंगेजमेंट शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, बताइए। G20 का ये 2 दिवसीय एक सम्मेलन हुआ था, आपको इसे सही करिए यार, गर्मी लगी। 2 दिवसीय एक सम्मेलन हुआ था G20 का। G20 का जो हुआ था ये वाली बात, तो आपको ये बताना है ये कहां पर, मुंबई में, कोलकाता में, पटना में, नई दिल्ली में जी। मजदूरों से रिलेटेड एक एंगेजमेंट, जुड़ाव, एक प्रोग्राम हुआ था, वो कहां पर हुआ था, आपको ये बताना है जी।
भैया कौन है भैया जिसको अरे यार कौन है, हाँ बेटा कर दे अनसब्सक्राइब, वैसे भी तू पढ़ के क्या करेगा, ठीक है बेटा। ओके ओके बिल्कुल, क्या है, क्या लिख रहा, देखो इनका सर चल रहा, चलने दो भाई, मैसेज इग्नोर, अपना पास पढ़ाई पे ध्यान दो। ये स्टडी विद भागेश वो ले बेटा, मैं तेरे को ब्लॉक कर देता हूँ, कोई नहीं, क्या ना, क्या है, क्या कह रहे हैं, कर दूंगी नहीं तो सर मेरा डाउट क्लियर करो बेटा, ऐसी धमकी नहीं, तेरा भाई किसी की नहीं सुनता धमकी, ना ना ना, ऐसा प्यार में तो जान मांग ले, और गुस्से में तो कोई मेरी आवाज ना मांग पाए, बस। तो एक काम कर बेटा, तू क्या करेगा, अनसब्सक्राइब या करेगा क्या है, ले मैं कर देता हूँ, हटा दी भाई, तुरंत हटा दो। ठीक है चलो दीदी, टाटा बाय बाय, आओ भाई अगले वाले। G20, जिसको भाई पढ़ना नहीं वो कहीं और पढ़ ले, हमारे साथ बिल्कुल अलग क्लियर है, और इस सवाल का जवाब पटना है। आगे किसी को नहीं पता तो इस सवाल का जवाब क्या है, पटना है। और जो पटना में पटना जाता हो बेटा, पटना में पढ़ने जाया करो, बहुत बढ़िया केंद्र था पढ़ाई का। तो सवाल नंबर 9 का जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। और जिन्होंने 9 का जवाब ऑप्शन नंबर सी दिया वो बिल्कुल क्या है, सही है। नंबर 9 के बाद नंबर 10 देखो, 10, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, बताइएगा। आगे देखेंगे, नया सवाल आपके सामने जब आता है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा, या अवकरण अभिक्रियाओं द्वारा। तो आपसे पूछे जो सूर्य पर ऊर्जा का जो निर्माण होता है, न्यूक्लियर फिक्शन द्वारा होता है, न्यूक्लियर द्वारा फ्यूजन द्वारा होता है, ऑक्सीडाइजेशन द्वारा होता है, या फिर आपका रिडक्शन रिएक्शन द्वारा होता है। तो ये जब भी होता है, जैसे भी होता है, सवाल नंबर 10 का याद रखना, ऊर्जा का निर्माण होता है किसके द्वारा, न्यूक्लियर फ्यूजन अर्थात नाभिकीय संलयन द्वारा, क्या है, विखंडन द्वारा नहीं, संलयन द्वारा। अब आपने इस सवाल का जवाब अगर बी चुना तो बहुत बढ़िया है। नंबर 10 देखेंगे क्या पूछता है, निम्न में से किसमें कार्बन नहीं है, कार्बन किसमें नहीं है, द एब्सेंस ऑफ कार्बन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, हीरे में, ग्रेफाइट में, कोयले में, या इनमें से किसी में भी नहीं। आपसे पूछा जा रहा है किसमें कार्बन नहीं है, ऑप्शन नंबर ए बी सी, 11 का जवाब आपको देना है। और 11 का जो जवाब दे रहे हैं वो क्या है, 11 का जवाब आपकी स्क्रीन पर आता है, बताइएगा। नंबर 11 ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, 11 में जो जवाब, इनमें से कार्बन नहीं है, किसमें कार्बन नहीं है, नंबर जी कार्बन नहीं है, बताओ 11, सवाल नंबर 11 जी। चलिए यहां नंबर 11 का जो जवाब है वो हीरा है, ग्रेफाइट है, कोयला है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सवाल का जो जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। बहुत कम लोग इस सवाल का जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन कुछ ने लिखने का तरीका बदला, शाबाश। कार्बन किस में मिलेगा, डायमंड में। कार्बन किस में मिलेगा, ग्रेफाइट में। कार्बन किस में मिलेगा, कोयला में। तो सवाल का जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। और देखो कुछ लोग लगा रहे हैं एबीसी, तो एबीसी नहीं लगाना, सवाल का जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। 11 के बाद नंबर है 12, सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अब देखिए सीवी रमन का, सर चंद्रशेखर वेंकट, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, पूरा नाम क्या हुआ करता था, सर जो है चंद्रशेखर, लो लिख देता हूं मैं, याद रखना, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर वेंकट रमन पूरा नाम था। ये तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए ना। वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था भौतिकी में, वो कब मिला था, ऐसा कहा जाता है कि प्रकाश के प्रकीर्णन पर उनके काम के लिए उन्हें क्या मिला था, ये प्रभाव की खोज के लिए 1930 में, 28 में नहीं मेरे बच्चे, कब मिला था, 1930 में। अगर किसी को 12 का जो जवाब होगा वो याद रखना, वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। और ऑप्शन नंबर बी, तो एक बात और याद रखिएगा, अगर इसी बात को याद रखेंगे तो इन्हीं के साथ, क्योंकि जिस दिन इन्होंने खोज की थी, जिस दिन इन्होंने खोज की थी, तो इन्होंने खोज की थी ये वाली बात। अब एक बात और याद रखिएगा, एक बात और, यहां से 2-3 बातें हैं जो आपको बतानी है। 28 फरवरी, आपने वैसे तो साल में 28 फरवरी सन 1928 में इन्होंने जब ये खोज की थी, तो भारत सरकार ने, इन्हीं इसी खोज की वजह से भारत सरकार ने उस दिन क्या किया था, 28 फरवरी को जो हम बनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। क्या बनाते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो बनाया जाता है वो कब बनाया जाता है, आपका 28 फरवरी। लेकिन इसी बात को थोड़ा सा और समझते हुए, तो जो 28 दे रहे हैं, खोज के इस दिन है ना, सीवी रमन के ने क्या किया, अपने छात्र के साथ जब ये खोज की थी, खोज जो की थी 1928 में की थी, 30 में पुरस्कार मिला था। और इसी चीज को देखते हुए 28 का दुगना तो नहीं, या याद रखना 1954,
तो अगर याद रखेंगे तो 1954 में इन्हें क्या मिला था, भारत रत्न भी मिला था। तो भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था, याद रखना। यहां मैंने 3 सवाल आपके सामने रख दिया। सर सी, अब एक बच्चा पूछ रहा है जी सर जी सीवी रमन कहाँ के थे। बहुत बढ़िया बेटा, ये अब यही रह गया था, है ना, और भी बता देंगे। तो देखो यहां से 3 सवाल निकल के जो जानकारी थी, सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल कब मिला था, 1920 में। आविष्कार की खोज जब 28 फरवरी 1928 को हुई थी, तो 28 फरवरी के दिन को हम क्या बनाते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और इन्हें भारत रत्न मिला था 1954 को। याद रखेंगे हाँ या ना। अब देखो कोई पूछेगा भैया इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो तिरुचिल नाम बड़ा हुआ ना, एक जगह ना तिरुचुपल्ली, है ना, यही है कुछ, तिरुचुल्लुपल्ली, भाई पूरा नाम मेरे याद नहीं, थोड़ा दिमाग में से निकल गया ना। तिरुचा तिरुचा चापरा पल्ली, ऐसे बहुत बड़ा सा नाम है ना। मृत्यु बेंगलोर में हुई थी इनकी। आगे बढ़े भाई, चलेगा। तमिलनाडु के रहने वाले थे। अगर कोई पूछेगा स्टेट की बात पूछना चाह रहा है तो बेटा तमिलनाडु। या जानकारी कैसी लगी भाई, मजा आया कि नहीं आया? तो एक सवाल के साथ कई सारी जानकारी, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ। अब इस सवाल की जानकारी के बाद आगे बढ़ेंगे नया सवाल लेकर। पानी का जो घनत्व है वो अधिकतम कब होता है? जो डेंसिटी होती है वाटर की, जो डेंसिटी होती है वाटर की, वो कब मैक्सिमम होती है बताइएगा। तिरुचिरापल्ली, अरे चलो ठीक है ना, हाँ आ जाओ। अरे बेटा किस दिन पढ़ाओगे तब पता चलेगा, अभी मास्टर जब तुम्हारे बालक खून पियेंगे ना तुम्हारा तब। चलो नंबर आपके सामने आता है यहाँ। पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 0 पर, या -4 डिग्री सेल्सियस? तो मैक्सिमम जो डेंसिटी होती है, मैक्सिमम जो डेंसिटी होती है वो बिल्कुल सही आते हैं। ओ माय गॉड, इस सवाल का जवाब आपने दिया है 0 डिग्री सेल्सियस। अरे क्यों तुम बिल्कुल ही एकदम खत्म होते जा रहे हो मेरे यार। कोई तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बोल रहा है, याद रखें इस पर होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। सबसे ज्यादा जो होता है वो किस पर होता है? बिल्कुल 40 का रहेगा, याद रखना। 4 डिग्री सेल्सियस पर जो रहता है वो मैक्सिमम रहता है। सवाल का जवाब 4 डिग्री। आगे बढ़ो, नया सवाल। वेदों की ओर लौटो, आराम से, आसान सवाल है, कई बार मैं बता चुका हूं, इसके रिपीटेशन की जरूरत नहीं है। तो सवाल का जवाब बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब बी था, 14 आपकी स्क्रीन पर है। 14 का जवाब बी जिसने दिया बेटा बहुत था। मैं तो ये सोच रहा हूं जिसने 100 और 0 दिया है वो क्या कर रहा था। चलो 100 और 0 वाले का बस मेरे को थोड़ा सा ज्यादा दुख हो रहा है। वो मेरे को लग रहा है वो कहीं धरती आसमान पाकिस्तान कहां से आया, वो सोचने वाली बात है बिल्कुल, बहुत ज्यादा। नंबर 14 आसान सवाल है, जल्दी जवाब दो। चलिए, आपने जो सवाल का जवाब अगर दयानंद सरस्वती दिया है तो बहुत बढ़िया। नया सवाल आपके सामने है। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना होता है? जल्दी जवाब दीजिएगा, क्या होगा सवाल नंबर 15 का जवाब? चलो बहुत बढ़िया। आपके सामने जो सवाल है इसमें पूछ रहे ये वाले कि ध्वनि का वायु में जो वेग होता है वो लगभग कितना खड़े हो जाओ अपने अपनी सीट पे। अगर मैं इतनी तेज चिल्लाऊं तो तुम्हारे घर वाले बोलेंगे मास्टर हो गया पागल, लेकिन ये हरकतें मेरे अंदर आती है सवाल को समझाने के लिए, तो खड़े नहीं होना, बस पढ़ते रहना है। तो जो स्पीड ऑफ साउंड होती है, अगर सवाल नंबर 15 तुम्हारे पास झरझराते आए तो याद रखना वो होती है 330 मीटर प्रति सेकंड। कितना? 330 मीटर प्रति सेकंड। अगर एवरेजन देखा जाए तो सवाल 300 भी अगर ऑप्शन में हो तो सही लगा देना। अगर सवाल में एक लगभग लगभग की बात होती है, अगर सवाल में मेरे बच्चे 300 भी लिखा हो तो भी सवाल का जवाब क्या होगा? सही होगा। ठीक है, डरे थे तो इतनी स्पीड से जाती है जितनी स्पीड से मैंने तुम्हारे पास भेजी थी। आगे देखो, नंबर 15 के बाद सरसराते हुए नंबर 16 ये रहा। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्न में से किस एक को छोड़कर बाकी सबके टाइम के थे? मतलब अमीर खुसरो जो साहब थे वो सबके टाइम में मिले पर एक के टाइम में नहीं मिले वो। जी, डर गए थे ना, बहुत बढ़िया। चलो, अमीर खुसरो जो है वो किसके टाइम के नहीं थे? ये अलाउद्दीन खिलजी है, गयासुद्दीन बलबन है, इल्तुतमिश है, जलालुद्दीन खिलजी? बताओ। बहुत बढ़िया।
चलो बेटा बस फोड़ गए। ये याद रखिएगा, अगर देखो आजू बाजू में चलोगे तो ऐसा था कि जब इनके साथ देखो खिलजी और बलबन का जो था ना थोड़ा सा ताल्लुक सही था, तो अगर सवाल देखेंगे तो ये खिलजी मिल गए, इसके साथ धीरे धीरे बलबन भी, लेकिन इल्तुतमिश के टाइम पर अमीर खुसरो क्या थे, इनसे संबंधित नहीं थे। बस एक ही सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर जो है सी, बिल्कुल बढ़िया। नया सवाल आसान है कि मुश्किल, ये आप बताएंगे हमें। अंग्रेजों भारत छोड़ो का जो नारा है वो किसने दिया था, बताइएगा जी। बहुत बढ़िया। चलिए सवाल आपके सामने आ गया है, जल्दी जवाब दीजिएगा, क्या होगा इस सवाल का सही जवाब। तो आपने दे रहे हैं इस सवाल का जवाब, क्या बताइएगा। तो आपने जब इस सवाल का जवाब दिया नंबर 17 का, तो सवाल नंबर 17 का जवाब देते टाइम एक ही जवाब आ रहा है सबका, ऑप्शन नंबर बी और सी। बी बी बी, बहुत बढ़िया। भारत भारत छोड़ो आंदोलन चला था, आंदोलन में करने वाले क्या थे, महात्मा गांधी जी। लेकिन अब तुम्हें मेरे को ये बता देना है, इतना सवाल तो बनता ही है यार। 1701 में जो भारत छोड़ो वो था, तो इसका मतलब क्विट इंडिया जो मूवमेंट था, वो जो आंदोलन था, ये बताओ कितनी तारीख और कितने सन को चला था। तो तुम्हें बताना है डेट, यहाँ तुम्हें भरनी है डेट, यहाँ तुम्हें भरना है मंथ, और यहाँ पर भरना है ईयर। जैसे डेट ऑफ बर्थ भरते हो इस तरीके से बताओ कौन सी तारीख को, कौन से महीने को, कौन सी साल को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कौन सी तारीख, कौन से महीने, कौन से साल को शुरू हुआ था, जल्दी जवाब दे दो। खत्म मैं बता दूंगा फिर, एंड में बताऊंगा। एंड 1944 को हुआ था, शुरुआत तुम्हें बतानी है। शुरुआत में सबसे पहले कुछ बच्चों ने जवाब दे दिया 9 अगस्त, 9 अगस्त, 9 अगस्त। तो बेटा 9 अगस्त को 9 करते हुए सही अगस्त है कितना, 8 अगस्त। 8 अगस्त 1942, याद रखना सही तारीख क्या है, 8 अगस्त 1942। तो जितने लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने 9 जवाब दे दिया, बहुत सारे लोगों ने 9 जवाब दे दिया भैया। 9 जवाब, देखो मैं जानता था तुम अक्सर वहीं करोगे गड़बड़। 9 अगस्त, 9 अगस्त, 9 अगस्त दे रहे हो, तो बेटा अपडेट कर लो सारे के सारे। अरे तुम समझ नहीं सकते, मैं तुम्हें तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं, मेरे को पता है तुम कहाँ करोगे गड़बड़। तुमने कर दी ना गड़बड़, सारे के सारे नो नो नो, और मैं क्या बोलूंगा, नो क्यों नो। तो याद रखना 8 अगस्त, क्या याद रखोगे, 8। आगे चलो, नया सवाल। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का नियामक कार्यकारी कौन होता है, मतलब आपके सामने कौन है फिलहाल, मतलब आप डीजीसीए, डीजीसीए होता है ये वाला जो आप एयरपोर्ट पर जाते हो, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल जो आप देखते हैं, तो आपने कई बार देखा होगा भैया, आप जाओगे आपकी जांच पड़ताल होती है, बिल्कुल सुरक्षा, क्योंकि एयरपोर्ट की सुरक्षा आजकल बढ़ गई है, मतलब वो पहले ना हाईजैक वगैरह हो जाया करते थे। चलो तो यहाँ पर सवाल आपके सामने होगा, सर जी 9 अगस्त, हाँ आगे ना, तो चालू की तारीख 8 अगस्त है बेटा। चलिए नंबर आपके सामने आ गया ये वाला, और नंबर आपके सामने ज्योतिरादित्य सिंधिया आते हैं, उसके बाद वीके सिंह आते हैं, विक्रम दत्त देव आते हैं, पीयूष गोयल है। तो आपने इस सवाल का जो जवाब दिया है, ये अपॉइंटमेंट हुई है, कैबिनेट ने जो अपॉइंटमेंट किया है वो है विक्रम देव दत्त, याद रखना विक्रम देव दत्त। और विक्रम देवदत्त ने, आप पूछोगे सर जी कहाँ है, तो ये अभी फिलहाल क्या हुआ, इससे पहले अरुण कुमार हुआ करते थे, अरुण कुमार की जगह एक तारीख आई थी जो तुम्हारे लिए बड़ी हमेशा याद रहती है, वो क्या है 28। तो 28 फेब को 2023 को ये वाला काम हुआ था, उस दिन ये बने थे। दर्द हो रहा है। चलो नया सवाल आपकी स्क्रीन पर 19। हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता निर्भर है, मतलब आपसे कहते हैं जब हमारा जो ग्रीन जो रेवोल्यूशन हुआ था उसकी जो सफलता है उसके पीछे का जो राज है वो क्या होगा जी। मेरे चेले होशियार हो गए, मेरे तो सारे के सारे बच्चा पार्टी मेरा तो भाई, है ना। चलिएगा, डीजीसीए के बारे में बताने के बाद नया सवाल आपके सामने जब आया, तो आपने कहा हरित क्रांति की सफलता का जो श्रेय है वो किसकी उपलब्धताओं पर निर्भर हुआ करता था। आपने नंबर 19 का जवाब अगर चुना है, 19 का जो जवाब है वो उच्च पैदावार के बीजों की किस्म की वजह से, पर्याप्त सिंचाई की वजह से, जी नहीं, याद रखना
उसकी वजह से जो अवेलेबिलिटी डिपेंडेंट क्या है, द सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इज डिपेंडेंट ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ द किसके, बीजों की किस्म के आधार पर, सिंचाई सुविधाओं के आधार से ज्यादा रहा था कि जो आपने रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक, देखो भाई इसका मतलब भाई ऐसा है कि जितने वो कीटनाशक खत्म होंगे वैसे ही क्या है जो पैदावार है वो क्या है बढ़ेगी। तो नॉर्मली आपके दिमाग में इस सवाल का जो जवाब होगा, तो आप इस सवाल का जो जवाब देंगे वो ऑप्शन नंबर डी देंगे। बट जो राइट आंसर आपके सामने आता है, देखिए इसकी उपलब्धता, आपने जो बीज की किस्म थी, चलो वो नहीं कि उच्च पैदावार के बीज, नॉर्मल से भी भैया ऐसा नहीं था कि आप हायर ही करोगे, बट सबसे ज्यादा जरूरी थी कि जो खेतों में जो है ना कि भाई आप क्या है जमीन में फसल बोते थे लेकिन कीड़े करकट आके क्या करते थे, उसे खराब कर देते थे, उससे बचाव के लिए आपके सामने ये वाला आया। तो इसलिए अगर ऐसा सवाल आए तो तुम्हारा लालच किस पे जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बट मेरे बच्चे याद रखना कि उपलब्धता सबसे ज्यादा अगर याद रखोगे तो क्या होगा, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड क्या होगा आंसर। तो इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी, इसमें भी सारे हो गए लोटपोट। नया सवाल आपकी स्क्रीन पर, भारतीय सेना के किस राज्य में सैन्य अभ्यास विनाश त्रिशकारी प्रहार किया, मतलब त्रिशकारी जो प्रहार है एक्सरसाइज है ये कहां पर हुई है, बताओ। बहुत बढ़िया, अभी रिसेंट बेटा करंट अफेयर्स का सवाल है तो आपको उसी हिसाब से बताना है। यहाँ पर आपको ये बताना है हमारे इस सवाल का जवाब, कि आपको बताना है कि जो एक्सरसाइज है जिसका नाम क्या है, त्रिशकारी या त्रिशाकरी, है ना, त्रिशाकरी, जो त्रिशाकरी है बताएगा, त्रिशाकरी जो त्रिशाकरी प्रहार है वो कहां पर हुआ। तो इसको जवाब देते टाइम अगर आपने जवाब दिया है तो ये उड़ीसा है, इसके बाद आपका तमिलनाडु है, वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल है या केरला है। नॉर्मली अगर आप इसे पूछेंगे तो ये जो जॉइंट, हाँ बिल्कुल, अगर इसके जवाब देखेंगे तो ये कंडक्ट हुआ था बेटा, सवाल यहाँ वेस्ट बंगाल है। बट अगर तुम्हारे मेरे बच्चों याद रखना, अगर वहां पर आपके सामने नॉर्थ लिखा हो, अगर ऑप्शन में नॉर्थ बंगाल भी लिखा हो, याद रखना, अगर आपके सामने क्या हो उत्तर बंगाल लिखा हो, क्या लिखा हो उत्तर बंगाल, तो प्लीज याद रखना फिर आप जो जवाब लगाओगे वो किस पर लगाओगे, ऑप्शन नंबर ई। और अगर नहीं है तो फिर वेस्ट बंगाल ही लगाना पड़ेगा। इस बात को हमेशा क्या रखना याद, क्लियर है। तो इस बात को हमेशा याद रखना कि सवाल अगर बदल जाए तो यहाँ कई जगह, तो बेटा उड़ीसा, तमिलनाडु और ये नहीं, सवाल का जवाब फिलहाल अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी है। अगर ऑप्शन नंबर सी के साथ ई भी मिल जाए तो जवाब जो जाएगा वो क्या है, ई के पास चला जाएगा। चले आगे बढ़ते हैं नए सवाल की तरफ, और जो नया सवाल होगा वो क्या है आपके सामने, सवाल हमारा 21, रागिनी किस राज्य की लोकप्रिय गीत शैली है। जब हम छोटे छोटे थे और गांव में जाते थे तो शाम के टाइम में पता चलता था, शाम के टाइम में पता चलता था कि एक हमारे गांव के कुछ बुजुर्ग हैं, 4-5 लोग बैठते थे, और 4-5 लोग बैठने के बाद एक मटका सी चीज होती थी, और मटका के क्या होता, मटके के ऊपर रबड़ लगा दी जाती और पट 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 पट। एक दो रागनी अगर तुम्हें याद हो तो बताइएगा। हाँ, सवाल नॉर्थ एरिया, बंगाल के नॉर्थ उस एरिया में हुआ था इसलिए, बस और कोई दिक्कत नहीं। हाँ, त्रिशकारी है बेटा। चलो आप ना सी है बिल्कुल। अब देखिएगा, रागनी जो है ऐसा है कि रागनी की शुरुआत करने का जो श्रेय जाता है, रागनी जो है शुरू करने का जाता है लक्ष्मी चंद, है ना। एक इंसान थे रागनी को जिन्होंने फेमस बनाया था, उनका नाम था लक्ष्मी चंद। याद रखना क्या होगा, लक्ष्मी चंद। तो आपने कई जगह हरियाणा में, यूपी में देखा भी होगा। एक दो रागनी अगर तुम्हें याद हो तो बता देना, है ना, बता दीजिएगा। रागनी एक दो अगर याद होगी तो ऐसा हुआ कि भाई शानदार तरीका हुआ करता था। पहले ये नॉर्मली कहाँ है, सबसे ज्यादा चला है किसमें, हरियाणा में। हरियाणा के बाद ये आपने देखा होगा फिर वेस्ट यूपी में बहुत जगह चलता रहा। इसमें क्या है, बहुत सारी चीजों के साथ चलता है। मतलब किसी को अगर याद होगी तो वो हो सकता है यहाँ पर वो बता देगा। कल सुबह बेटा क्लास है, सुबह 10:15 पर क्लास है पोर्टल में। नंबर 21 के बाद 22 पर आओ। बस अगर कोई पूछे कि रागनी की शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है तो याद रखना वो क्या है, लक्ष्मी चंद को। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। वो नहीं गाना आता, बाबू तू गाड़ा में गोरी घनी, कुछ ऐसे गाने आते थे ना पहले, इस तरीके से चलेगा। अब आपके सामने आता है, आपके सामने आता है नया सवाल। और जो नया सवाल आता है इस सवाल का, कि भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेश व्यापार में धन लगा में मदद की। किस में धन लगाने में मदद की, मतलब भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेश व्यापार में, कौन सा बैंक था जिसमें क्या किया, धन लगाया और उसकी क्या की है, मदद की है, बताइएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हेल्प टू इन्वेस्ट इन फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया बाय, किसके द्वारा, नाबार्ड द्वारा, एक्सिस बैंक, आईडीबीआई या एसबीआई। पोर्टल पे बेटा, पोर्टल पे कल सुबह 10:15 पर।
तो यहाँ आपने जब जवाब दिया नंबर 22 और 22 का जो जवाब होगा वो क्या होगा, याद रखना इसमें क्या है, एक्सिस बैंक। एक टाइम ऐसा आ गया था कि एक्सिस बैंक बिल्कुल कहाँ पहुंच गया था, लेकिन फिर एक देखो, सरकार जिसके हाथ में लग जाए उसको सफल बना देती है और जिससे हाथ छीन ले उसको एकदम खत्म कर देती है। तुमने हिंदुस्तान में देखा होगा, मतलब मरी हुई चीज को पैदा कर सकती है सरकार और जिंदी चीज को कर सकती है, खत्म कर सकती है अगर अपने पर आ जाए। तो इसके बहुत सारे तुमने पहले देखा होगा ना, आज तो मुकेश अंबानी का नाम सुनते हो, मुकेश अंबानी से पहले क्या है, अनिल अंबानी बड़े हुए, तो अनिल अंबानी ऐसे गायब हो गए, पता ही नहीं चला, बेचारे कर्जे में आ गए, है ना। चलो आगे देखेंगे, नया नंबर 22 के बाद 23 नंबर। देखिए यहाँ, द राइटर ऑफ अ स्व प्रवास स्व दत्ता, नाम क्या है, स्व प्रवास व दत्ता के जो लेखक हैं वो कौन है। देखो भैया, ऐसी जो चीजें आती है ना निकल के, कभी कभी याद रखना, नाम ना दिमाग में सेट होते हैं, याद नहीं होते, ठीक है जी। सर पोर्टल पे एप्स में माइंड ब्लोइंग, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कोई नहीं, गलती हो जाता है, गलती हो जाती है। तो देखिए अगर यहाँ पर होगा तो पहले ये क्या नाम है, द राइटर ऑफ स्व प्रवास व दत्ता के जो लेखक थे वो कौन थे, ये क्या है, भास थे, भावभूति थे, राजशेखर थे, कालिदास थे। कोई एक नाम था जिससे इस सवाल का सही जवाब, क्वेश्चन नंबर 23 का, तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो जवाब होगा, तो 23 का जवाब याद रखना, इनका नाम था भास। क्या था, बात। वैसे जो संस्कृत के प्रसिद्ध कवियों में आते हैं तो कालिदास से पहले भास ही आते थे। मतलब शुरुआत में जो संस्कृत के कवियों में क्या आता था, भास का नाम फेमस हुआ करता था। वो जो पहली शताब्दी के ईसा पूर्व में उन्हें माना जाता था फेमस है, और ये कहा जाता है कि मौर्य काल के स्टार्टिंग में और उसके ना अंत तक ये रहे थे। उसके बाद इन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी हैं, लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा ज्यादा नहीं पता। बट इस सवाल का याद रखना, ना तो भावभूति है, ना राजशेखर है, ना कालिदास है, इनका नाम क्या है, भास है। ठीक है, चलें आगे भाई। नंबर आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। एक सवाल नंबर 25 के बाद हल्का सा हम पोज लेंगे, इसलिए कि आप जान बता पाएं कि कहां पर आपने क्या क्या सवालों को सही दिया है। रेड डेटा बुक में किसका विवरण दर्ज होता है, मतलब जो रेड डेटा बुक होती है वो प्रोवाइड करती है किस चीज के, अकाउंट के, उन अकाउंट को जिसमें केवल विलुप्त जानवर होंगे, संकटग्रस्त जो पौधे और जीव होंगे, संकटग्रस्त पौधे होंगे, या पौधे के जीवाश्म फोसिल प्लांट्स के बारे में। नंबर 24 क्या जवाब देंगे, चलेगा, बढ़ते रहिएगा। तो यहां आपने जो जब था, देखिए रेड लिस्ट मतलब खतरनाक वाली बात, और अगर इसमें होगा तो नंबर 24 का जितने भी लोगों ने जवाब ऑप्शन नंबर बी दिया है, ऑप्शन नंबर क्या दिया है, बी, वो बिल्कुल क्या है, जो संकटग्रस्त पौधे और जीव हैं उनके बारे में इसमें क्या हो रहा है, जिक्र, और ये वाली बात। अब रेड लिस्ट, अगर तुमसे एक सवाल आ जाए मेरा नए वाला, तो आपको ये बताना है कि जो आपके सामने मुझे ये बताना है कि ये वाली जो रेड लिस्ट है वो सबसे पहली बार वो किस साल में फाउंडेड की गई थी। भाई ऐसा है कि हर चीज की तैयारी हुई है, तो रेड लिस्ट की जो तैयारी, रेड लिस्ट जो फाउंडेड हुई थी कि अब आपको इकट्ठा करना है, तो रेड लिस्ट जो है वो कब शुरुआत हुई थी। हाँ, इसके बारे में अगर कोई पूछ रहा है तो बिल्कुल सही बता रहा है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसको है IUCN, क्या बोला जाता है, IUCN। इसकी क्या करती है, देख रेख करती है, और उसने फाउंड किया था रेड लिस्ट को, मेरे बच्चे याद रखना, 1964 में। कब किया था, 1964 में। बहुत बढ़िया सा बात, और यहाँ वाला ठीक है जी। चले, अच्छा अगर कोई तुमसे रेड लिस्ट के अलावा ये पूछ ले कि ग्रीन क्या थी, अगर देखो रेड का तो पता चल गया, ग्रीन डेटा बुक क्या होती है, किसी को पता है। रेड के बारे में तो आपने कई बार सुन लिया होगा, लेकिन आज एक और बता दो कि ग्रीन जो डेटा बुक होती है वो क्या होती है। ग्रीन भी, ब्लू भी, दो तीन होती हैं, कहो तो सारी बता दो, नहीं तो नहीं। बहुत बढ़िया, चलिएगा। यहां पर आपके सामने जब आता है सवाल का जवाब, तो देखो कई सारी बुक होती हैं। अगर तुमसे कोई पूछेगा ग्रीन में क्या है, तो ग्रीन में बेटा याद रखना जो इन्वायरमेंट डेटा है, इन्वायरमेंट डेटा किसका है, 200 से ज्यादा इकोनॉमिक्स का है ना। उसके बाद अगर ब्लू को देखोगे तो ब्लू में क्या है, जो स्पीसीज खत्म हो रही है उनके बारे में जो है। उसके बाद अगर कार्बन, इस पे मैं पूरी एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा, बस मेरे याद दिला देना। वैसे मैं कहता तो बहुत सारी चीजों के लिए हूँ, लेकिन होता क्या पूरे दिन यहाँ टाइम नहीं मिलता। मेरे याद है, अभी मैं सॉरी मांग रहा हूँ उसमें एडवांस में ही, कि मैं तो सारा, मैं ये ना एक चीज मैं आपको अलग से बता दूं, चिंता ना करना, है ना।
तो पूरा आराम से इस पे एक छोटी सी वीडियो दे दूंगा कि क्या है ग्रीन का, क्या है कार्बन ब्लैक का, क्या है येलो का, क्या होता है, वो पूरा का पूरा भी फिलहाल डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलेगा। अब आपके सामने ये वाली बात, तो यहाँ पर आपने जो ऑप्शन नंबर बी चुना था वो सही था, आप गए है ना। ग्रीन बुक में मैंने आपको बता दिया, इसमें क्या है इन्वायरमेंट डेटा होता है 200 से ज्यादा इकोनॉमीज का, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे नए नंबर की तरफ 25। पृथ्वीराज रासो के जो लेखक हैं वो कौन है? पृथ्वीराज रासो जो है, अब आपको ये भी बताना है मुझे कि पृथ्वीराज रासो जो है वो कौन सी भाषा में लिखा गया है, कौन सी भाषा में आपको पृथ्वीराज रासो का जिक्र मिलता है ये भी बताएंगे जी। यार हाँ, नई संसद वाला, सॉरी मैं उस पर करूंगा बेटा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ आपके सामने चलिए नंबर 25 के बारे में देखो। एक तो याद रखना पृथ्वीराज रासो के बारे में चलेगा चलेगा। सवाल यहां से कई बनते हैं, वो सारे ही समझा देता हूं। 25.1, 25.2 और 25.3। तो 25.2 तो पूछ ले कि लेखक कौन है, और यहाँ पर एक में बताना है ये क्या है, भाषा इसकी कौन सी है। दूसरा ये बताना है ये कविता है, ये क्या है महाकाव्य है या क्या है, कविता है, महाकाव्य है, उपन्यास है, कहानी है या क्या है, ये भी जवाब दोगे। और उसके अलावा ये भी बताना है कि जो पृथ्वीराज जो रासो है, पृथ्वीराज जो रासो है ये किस पर बनी है, मतलब किस पर बनी है, किस पर आधारित है, किस पर क्या है बेस्ड है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ कई सारे लोगों ने जवाब दिया कि संस्कृत है ये। देखो सवाल का जवाब है चंद्रबरदाई, है ना। चंद्रबरदाई जो है वो बिल्कुल क्या है सही है, तो चंद्रबरदाई तो आपने दे दिया बिल्कुल सही। लेकिन मेरे बच्चे याद रखना पृथ्वीराज चौहान पर बनी थी। अगर शासकों की बात आएंगे तो याद रखना नाम से पता चल गया था पृथ्वीराज। पृथ्वीराज वो जिन्हें 1192 में तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने हरा दिया था। और अगर कोई भाषा पूछेगा तो याद रखना बेटा ब्रज भाषा। और अगर पूछ लेगा ये वाली बात की दूसरी कि ये क्या है, तो याद रखना ये क्या है, कविता है। ये क्या है, कविता है। तो देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जितने भी लोगों को ध्यान लेना है याद रखना, ठीक है जी। तो अगर आपके सामने कभी भी आ जाए तो मेरे बच्चे याद रखना, इस सवाल के मैंने आपको कई जवाब दे दिए। ये क्या है, ब्रज भाषा में है एक, तो दूसरी क्या है, कविता है, तीसरा पृथ्वीराज के जीवन पर है, और बेटा लिखने वाले तो हमें पता है चंद्रबरदाई है। इसके साथ आगे आप, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ जाएंगे। कैसी लगी जानकारी, बढ़िया लगी कि नहीं लगी? महाकाव्य नहीं है, याद रखना, यही गड़बड़ करोगे तो पृथ्वीराज रासो याद रखना एक ब्रज भाषा की कविता है। क्या है, ब्रज भाषा की क्या है, कविता मतलब पोम है, ठीक है। याद रखोगे तो कितने लोगों को शायद नहीं पता था, तो इसे अपडेट कर लीजिएगा। और देखो अगर आप इस क्लास में आते हैं और आपको कुछ लगता है कि हम आपको कुछ नया देते हैं, तो दोस्तों वोस्तों तक पहुंचा के आया करो ये वाली बात। चलिएगा, डन। चलिएगा आगे बढ़ेंगे नंबर 25 के बाद। यहां से एक मैंने ब्रेक बोला था आप लोगों को, देखिएगा अब ना इस क्लास को थोड़ा सा हम ना धीरे धीरे एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाना शुरू करेंगे। और नेक्स्ट लेवल का ले जाने का मतलब है कि हाँ, और एक मैं आपको बता दूं, प्लीज इस बात को समझिएगा, जब आप ना नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा रखते हैं, जैसे कभी मैं अपनी किताब को भी लेके, जिनको ये लगता हो कि भाई देखिए सवाल हम यहाँ भी कराते हैं वहां भी कराते हैं, आप ना कभी भी सवाल के आंसर को मत याद करिए, ए बी सी डी ई को। आप देखिएगा वो सवाल आपने अगर मिला है और मान लो उसका जवाब नहीं मिला, तो उस सवाल के जवाब को सर्च करो। आप क्या करते हैं, अगर आप उस पर जानकारी, जैसे मैं कई बार कहता हूं कि आप कुछ बताते हो और अगर मुझे लगता था कि मेरा गलत है, तो मुझसे हाथ जोड़ के क्या नतमस्तक होकर भी स्वीकार करता हूं। लेकिन मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूं कि अगर आपको जानकारी है, जो आपको जानकारी पता थी, अगर वो गलत हो जाए तो मेरे बच्चे समझो कि ठीक है हमें सही जानकारी मिल गई, ठीक चलेगा। बीपीएससी बैच में एडमिशन नहीं बेटा, वो बंद हो गए। नंबर 25 के बाद नंबर क्या है, 26। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में जो सहयोगी थे, इतनी बार कर दिया कि अब तो इसे आराम से बता दोगे तुम, ठीक है जी। चलेगा, यहां आपके सामने जो आता है, यहां आपके सामने जो जवाब आता है बताइएगा जी। चलिए यहां कहता है जो खजुराहो के मंदिर हैं वो किसके निर्माण, किसकी वजह से बने थे? चंदेल शासक, गुर्जर और परतियार हैं, उसके बाद चहामान है, या फिर क्या है परमार है। तो बताइएगा नंबर 26 का जो सही जवाब क्या होगा। सवाल नंबर 26 का इसका बिल्कुल इतनी बार क्या है, चंदेल में। अच्छा, खजुराहो के मंदिर एमपी में है, बस यस और नो बता देना। एमपी में ये मंदिर है, यस और नो। एमपी में ये मंदिर है, यस और नो।
नंबर 27 तब तक। कौन सा युद्ध था जिसमें विजयनगर साम्राज्य का क्या हुआ, समाप्ति हुई या पतन हुआ? विजयनगर की समाप्ति का जो श्रेय जाता है वो किस युद्ध को जाता है, बताइएगा। चंदेल दे दिया, एमपी दे दिया, यस कर दिया, बहुत बढ़िया। नया सवाल आपके सामने आता है और जो सवाल पूछना चाहता है, एक बच्चा कहता है पेन कर लो लाल, नीला नहीं दिखाई देता, ले मेरे लाल। तो बता, कौन से युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ, ये आपसे पूछना चाह रहे हैं। द बैटल ऑफ टेलिकन जो है ना, द बैटल ऑफ, बताओ 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 जी। कहा जाता है विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, सन 1336 ईस्वी में, है ना, 1336 में। तो अगर कोई पूछता है ये वाली बात, और बेटा एक था जिसका नाम था तालीकोटा का युद्ध, बैटल ऑफ तालीकोटा जो था, उसमें क्या था, डेक्कन्स के साथ और इनके साथ युद्ध हुआ और इसमें विजयनगर क्या हो गया, हार गया। और अगर इसे कहा जाता है कि आपसे कोई पूछ ले कि बैटल ऑफ जो तालीकोटा है वो कब हुई थी, तो याद रखना मेरे बच्चे, वो तारीख थी 26 जनवरी। 26 जनवरी को जहां आजादी मिलती है हमें, वहीं सन 1565 में एक स्टेट, एक जो राज्य था विजयनगर जो था, उसका क्या हुआ था, पतन हुआ था। और इस सवाल का जवाब है आपके सामने। आगे बढ़ेंगे नए प्रश्न के साथ। नया प्रश्न सवाल 27 के बाद 28। मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, उसका नाम क्या है? ये सवाल आज सबसे पहली बार आप देख रहे होंगे अध्ययन मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। ऐसे वैसे बहुत सारे रोज ही नए नए आते हैं मेरे से, है ना जी। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। नया सवाल आपके सामने आया और जिसने आपसे पूछा है ये कि मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, उसका नाम क्या है? नंबर 28, बहुत बढ़िया जानकारी है, जानकारी के साथ चलेंगे जी। सर जी ये लोग पानीपत की लड़ाई बता रहे थे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो, तो यहां आपके सामने नंबर 28 है। सवाल नंबर 28 का जवाब जो है, 28 का जो है, ये उसका जो नाम था, उसका नाम बेटा दीवान है। प्रोसाडी पर तुर्की संग्रह है, बाबरनामा है जी नहीं, उसको बोला गया था क्या है, मुबायीन। क्या है, मुबायीन। क्या इसके बारे में कोई जानता है ये क्या है? ये मुबायीन जो है ये क्या है? मुस्लिम कानून था, ऊपर लिखा हुआ है, जानकारी रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक क्या है, मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह। अगर कोई पूछ लेगा कि ये वाली बात कि मुबायीन क्या है, तो याद रखना क्या है, मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह। 28 के बाद 29 स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में से कौन नेहरू तिब्बत और चीन पुस्तक के लेखक हैं? नेहरू तिब्बत और चाइना जो किताब है उसके लेखक कौन है? अरुणधति राय है, चेतन भगत हैं, टी सतीश हैं, और उसके अलावा आगे नाम आता है अवतार सिंह बशीन। तो बताइएगा किसके द्वारा लिखी गई ये किताब है, जल्दी बताइएगा। नेहरू तिब्बत और चीन, बताइएगा जी। डन। तो नंबर आपने दिया है क्वेश्चन नंबर 29 का। इसके जो ऑथर हैं उनका नाम क्या है जी? हुआ ये था कि जब हिंदुस्तान और चाइना का युद्ध हुआ था, तो हिंदुस्तान और चाइना का जो युद्ध हुआ वो तो तुम्हें पता ही है कब, नहीं पता नहीं कब, ये भी पता कि नहीं। भारत चीन का युद्ध कब हुआ था? 29.1 में बताना जरा। भारत और चीन का युद्ध, इंडिया चाइना वॉर, भारत चीन युद्ध, बताना कब हुआ था, बता दोगे? सवा इसका जवाब है, जो लेखक है उनका नाम है अवतार सिंह बसीन। क्या नाम है? अवतार सिंह बसीन। तो अवतार सिंह बसीन ने लिखा था बेटा, और ये एनालिसिस था 1949 से 1962 के बीच का। जी बताएं। चलेगा। 29 का डी है, अवतार सिंह बसीन द्वारा लिखी पुस्तक है, इंडो चाइना वॉर से रिलेटेड था। और जितनों ने जवाब दिया है 1962, वो बिल्कुल क्या है, सही है, 1962, परफेक्ट एकदम। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम क्या है? देखो सवाल घुमा के पूछा गया है। जो रानी पद्मिनी है उनका जो नाम है किसके साथ जोड़ा जाता है? अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। आपको ये बताना है कि उनके पति का नाम क्या है। बताएं क्या होगा इस सवाल का जवाब।
नंबर 30 ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, 30 का जवाब राजा रतन सिंह, राजा रतन सिंह। अच्छा, तुम्हें पद्मनी और का नाम से और राजा रतन सिंह के नाम से कोई मूवी याद आ रही है? कोई मूवी याद आ रही है? कोई फिल्म याद आ रही हो? देखो, तुम्हें इतना तो होगा दिमाग होगा कि यार भूल जाते हो। आंसर डी है, बिल्कुल सही है। कोई मूवी याद आ रही तो बताओ। रंजीत सिंह नहीं था बेटा, महाराणा प्रताप भी नहीं, राजा मान सिंह भी नहीं। नाम क्या था? राणा रतन सिंह। क्या नाम था? राणा रतन सिंह। चलिए आगे देखेंगे नया सवाल, है ना? नया सवाल देखेंगे। इस पे बहुत हुई थी एक, अरे इस पे तो लड़ाई हुई थी, बहुत दंगा फसाद हुआ था मेरे यार। दीपिका दीपिका पादुकोण जी इसमें क्या थी? समझ गए? बहुत बढ़िया। तो पद्मावती अगर याद है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नया नंबर आपके स्क्रीन पर है। नया नंबर, डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्ति से पहले स्वामीनाथन जानकी रमन किस पद पर थे? देखो, ये सवाल ऐसा है कि अभी हमने आपको बताया कि हाल फिलहाल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी सीएम बने, डिप्टी क्या है ये बने, गवर्नर बने, है ना? डिप्टी गवर्नर किनका नाम क्या है? स्वामीनाथन जानकी रमन। तो स्वामीनाथन जानकी रमन इससे पहले किस पद पर हुआ करते थे, बताइएगा जी। नंबर 31 ऑप्शन नंबर एबीसी, और 31 का जो सही जवाब है ये क्या है? यह ऐसा था, ये एनपीसीआई के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी नहीं थे, बैंक ऑफ भूटान के भी अध्यक्ष नहीं थे, भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निर्देशक भी नहीं थे। तुम्हारी नजरों से दूर और दिल के बिल्कुल पास जो तुम्हारा मोबाइल है, उसमें जो खास जियो का सिम पड़ा हुआ है, जियो पेमेंट्स बैंक के निर्देशक थे। तो जो तुमने जियो पेमेंट्स के थे ना, याद है ना? जियो पेमेंट, तो स्वामीनाथन जानकी रमन बेटा याद रखना, उससे पहले क्या थे? जियो पेमेंट्स बैंक के निर्देशक थे। बाकी तुम समझ ही गए, है ना? कैसे कैसे भाई, इनको मैसेज बंद हो गए क्या मेरे सामने के? नंबर 31 के बाद नंबर 32 लो। किताब यहाँ लो, आपके मार्केट में आपके पास आ गई। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंटल बैंक एनडीबी का मुख्यालय कहाँ है? आपसे पूछा है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंटल बैंक जो है एनडीबी का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है, बताओ। एनडीबी का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है जी? चले बेटा, आज नहीं हूं भाई, मैं वहां जा नहीं पाया केवीएस के उसमें ना, आज नहीं जा पाया। नंबर, क्वेश्चन नंबर क्या है? 32 आ गया। 32 का जवाब दीजिएगा, है ना? यहाँ पर क्या है? ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंटल बैंक जो है BRICS, BRICS बताइएगा इसका। तो डेवलपमेंटल बैंक, पहले तो अगर कोई पूछेगा, बी फोर क्या है? ब्राजील, आर फोर क्या है? रसिया, आई फोर क्या है? इंडिया, सी फोर क्या है? चाइना, एस फोर क्या है? साउथ अफ्रीका। ये तो फुल फॉर्म है इसकी। और जो भाई अगर करंट जो प्रेसिडेंट फिलहाल एनडीबी के हैं वो ब्राजील के ही हैं फिलहाल, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो क्या है? संगाई में है। तो हेडक्वार्टर क्या है? संगाई, और जो संगाई है वो क्या है? चांदनी चौक टू चाइना, है ना? चलो, तो इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, संगाई कहां पर? चाइना। 33, तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिमी निवासी किस नाम से जानते हैं? बहुत बढ़िया सवाल है। आपने देखा होगा तारामंडल, अक्सर रात जब बचपन में छोटे छोटे थे छतों पर सो जाया करते थे, उस टाइम पर्यावरण में इतना दूषण प्रदूषण नहीं हुआ करता था, और रात में जब आसमान को देखते थे, ऊपर की तरफ एक ऐसा गुच्छा दिखाई देता था जिसमें 7 तारे दिखते थे। मम्मी को बुलाते थे, मम्मी ये क्या है? मम्मी बोलती थी तारे हैं। मम्मी को नहीं पता था सप्तऋषि हैं। फिर हमने जानकारी ली, पता चला सप्तऋषि है। आज तुमसे पूछ रहा हूँ जानकारी का अलग रूप कि उस सप्तऋषि को जो है वो दूसरा नाम क्या है। सवाल नंबर 33, उसको 7 मॉन्क बोला जाता है, अल्फा सेंचुरी बोला जाता है, बिग डिपर बोला जाता है, या छोटा भालू बोला जाता है? बताओ। अरे आज तुम्हारी जान ले ली मैं, नहीं ली? हाँ, चलो। ये जो सप्तऋषि है ना, ये ऐसे समझो जैसे तुमने ना गूगल का नेविगेशन नहीं देखा होगा। तो ये बताया जाता है कि भाई ऐसे देखे ना, नेविगेशन उत्तर की तरफ ऐसे जा रहे हैं यहाँ वाले। तो इसको जो जवाब देने वाले मेरे भाई बहन दोस्त दुश्मन नालायक जो भी हैं, क्वेश्चन नंबर 33 का जवाब, बहुत सारे लोग इसका जवाब दे रहे होंगे 7 मोंक, है ना? लेकिन इस सवाल का जो सही जवाब होगा, इसको जो बोला जाता है, क्या बोला जाएगा? ऑप्शन क्या दे रहे हैं? सारे अलग अलग दे रहे हो बेटा। छोटा भालू भी दे रहा है एक तो, है ना? ना, ना, ना। चलो, तो इस सवाल का जो जवाब है सप्तऋषि का, 7 मोंक जितने लोग दे रहे हैं एक बार देख लूं।
अरे इसको जो बोला जाता है याद रखना, बिग डिपर। क्या बोला जाता है? बिग डिपर बोला जाता है। तो याद रखना इसको क्या बोला जाएगा, बिग डिपर, या कहीं कहीं पर तो ग्रेट बियर भी बोला जाता है। तो कहीं अगर आप देखेंगे तो इस सवाल का जो जवाब होगा ना अल्फा सेंचुरी होगा ना सेवन मोंक होगा, इसका जो जवाब होगा वो क्या होगा, बिग डिपर होगा। डन। चलो, लेकिन एक बार ना ये थोड़ा सा ना पता नहीं कहीं कंफ्यूजन आ रहा है। एक जगह ना इसको कहीं ना मैंने नाम पढ़ा है इसका, सेवन मोंक कहाँ है वो दिमाग में नहीं आ रहा। बिग डिपर तो क्या है ना? अल्फा सेंचुरी तो नहीं होगा, ना ना अल्फा सेंचुरी नहीं। अरे नहीं नहीं, अल्फा सेंचुरी नहीं है, ना ना ना, अल्फा नहीं। सेवन मोंक कहीं पढ़ा है, वो दिमाग से नहीं आ रहा बस फिलहाल ना। सेवन मोंक के बारे में कुछ पढ़ा है, वो एक बार इसकी डिटेल फिर मैं उसमें दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में देखना पड़ेगा। बिग डीपर तो है वो, तो मैं ग्रेट बियर भी बोला जाता है, वो ऑप्शन में अगर है क्या, यहाँ स्मॉल बियर लिखा है, अगर यहाँ पे स्मॉल बियर की जगह ग्रेट बियर लिखा होता तो ये भी बोला जाता है, ग्रेट बियर भी बोला जाता है। बस ये है कि सेवन मोंक कहीं बोला जाता है, दिमाग में नहीं आ रहा कहाँ है। ठीक है, ना 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 ना, बिग डियर है ना, यहाँ पर ग्रेट बिग भी नहीं बोलते, ग्रेट बियर बोलते हैं। अगर ये होगा यहाँ स्मॉल तो नहीं बोलते, उसको क्या बोला जाता है, ग्रेट बियर भी बोला जाता है। एक बार बढ़िया सा सवाल है, इसकी थोड़ी सी डिटेल निकाल के चलना। मेरे वो याद नहीं आ रहा कि सेवन मोंक कहाँ, सेवन मोंक है या क्या है ये था ना। चलो आगे, है ना, बिग जो है फिलहाल एक बार बिग डिपर याद रखना। चले आगे, बढ़े आगे। तो अगर होगा तो ये वाली बात है कि यहाँ पर ना जो सेवन है तो बिग डिपर फिलहाल इसमें याद रखना। और उसके बाद ना हिंदू एस्ट्रोनॉमी में बताया जाता है भाई, कलेक्शन ऑफ सेवन, अगर हाँ, हाँ याद आया ये वाली बात, ऐसा आया कि जो हम अपने हिंदूस में देखते हैं ना, जब हम अपने हिंदू वो पढ़ते हैं धार्मिक और कांड पढ़ते हैं, तो उसमें क्या बोला जाता है, कलेक्शन ऑफ सेवन ग्रेट सेजेस। तो याद रखना इसे जो बोला जाता है ना कलेक्शन, वही, हाँ। हाँ, क्या चीज? हाँ हाँ वो अलग है ना, कलेक्शन ऑफ सेवन तेजी, जिसे आप ना सप्तऋषि मंडल बोलते हैं, वो अलग है। बस इसे फिलहाल याद रखना, बिग डिपर होगा, क्या होगा, बिग डिपर होगा। पश्चिमी निवासी, देखो एक बात और समझो, आ गया यहाँ पर ना, मैं बोलूँ तो ये वाली बात, अगर आपके सामने लिखा है ना वेस्टर्न लिखा होगा, पश्चिमी निवासी किस नाम से जानते हैं, तो ये वाली बात, पश्चिमी निवासी जो है वो क्या है, सप्तऋषि के नाम से है, चलिएगा। फिलहाल सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल क्या है, सही है। और जो छोटा ये है ना बिग डिपर, इसको क्या है, ग्रेट भी, उसमें बियर भी बोला जाए। चलो आगे बढ़ेंगे, नंबर आपके सामने 34। लंदन में जनरल डायल को किसने गोली मारी थी, खिचक्याओं, जल्दी बताइएगा क्या होगा। ठीक है ठीक है, अच्छा कर लिए तुम गूगल करके आगे, बहुत बढ़िया, तुम तो मेरे से भी आगे हो। चलो, नहीं बेटा मृदुल कुछ नहीं अभी। तो यहाँ आपके सामने जो सवाल आया है, यहाँ पर सवाल आता है जी, चलिए बताएं। यहाँ सवाल आपके सामने है, देखो जनरल डायर के बारे में तुम्हें पता ही है कि भैया ऐसा कि 13 मार्च 1940 को उधम सिंह जी क्या करके आगे थे, माइकल ओ डायर, याद रखना माइकल ओ डायर जो है उसको मार के आए थे लंदन में। ठीक है, तो यहाँ सवाल का जो जवाब होगा वो क्या है, उधम सिंह। तो कई बार ना कुछ लोग बोलते हैं जनरल डायर ये वाली, तो इसका जिनको मारा था उनका नाम था माइकल ओ डायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नया नंबर इसके बारे में जानकारी के बाद 35। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन में जो कि 1919 में हुआ था, उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो 1919 में हुआ था, उसके जो चेयरमैन है वो किसको चुने गए थे बताइएगा। और उधम सिंह के नाम के साथ एक बार लगाओ जय हिंद। चलो, तो यहाँ पर जो जवाब होगा लंदन में, हाँ बेटा, यहाँ पर क्या होगा याद रखना, 1919 में उसके जो चेयरमैन बने थे उनका नाम क्या था, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी को चेयरमैन चुना गया था। नंबर 36, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक को क्या हुई थी, 8, ओहो मुंह से निकल जाता है मेरे। क्वेश्चन नंबर 36 का जवाब बच गया बस में, बताओ। बाल गंगाधर तिलक को एक हाँ, जेल हुई थी कितने वर्षों की, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष, बताओ जल्दी। और एक बात बताओ, बाल गंगाधर तिलक को जिस जेल में भेजा गया था उस जेल का नाम क्या था। नंबर 36.1 का आपको यह भी बताना है कि जिस जेल में उन्हें भेजा गया था उस जेल का नाम क्या था।
नॉर्मली आप जानते हैं बाल गंगाधर तिलक जो फेमस हैं किसके, लोकमान्य, है ना। तो आपने देखा होगा फेमस किससे है, लोकमान्य तिलक के नाम से थे। एक इन्होंने क्या किया था, न्यूज़पेपर भी चलाया था जिसका नाम केसरी था। उसके बाद क्या हुआ, अरेस्ट किए गए थे ब्रिटिश के उसमें, और इन्हें भेजा गया था 1908 से लेके 1914 तक। इसका मतलब 1908 से लेके 1914 तक 6 साल की सजा हुई थी, और उसका नाम था क्या, मांडले। क्या नाम था बेटा, मांडले। तो याद रखना MAN, अगर कोई पूछेगा MANDALAY, तो मांडले जेल थी जिसमें इनको क्या किया गया था, भेजा गया था 6 साल के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और कोई पूछ ले ये बताते हुए कि बता दीजिएगा ये जो जेल है ये कहां पर है। तो मांडले जो जेल है वो कहां पर है, पुणे में। कहां पर थी, पुणे। पुणे कहां पर है, महाराष्ट्र में, तुम जानते हो। नंबर 37 पर आओ। 1857 के विद्रोह का, पुणे क्या हो गया, अच्छा यारवदा जेल थी भाई। मांडले बेटा बर्मा में है। मांडले जो है ना, मांडले जो है वो दूसरा याद आ गया। मांडले जो है वो क्या है, बर्मा। अगर है ना, मांडले जो जेल है वो कहां पर है, बर्मा। तुमने दिया कि नहीं दिया, ना ना पुणे नहीं, पुणे में यरवदा थी। पुणे में जो जेल थी वो यरवदा है। पुणे में जो है वो क्या थी, यरवदा थी। पुणे में यरवदा जेल है। और अगर कोई पूछेगा जो मांडले है वो कहाँ है, बर्मा। याद रखना मांडले कहाँ पर है, बर्मा। आगे देखेंगे, ना 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 ना, जिसने अपडेट कर लेना एक बार तुरंत ही। तुम भी सही कॉपी पेस्ट हो, एकदम निकलते बोल देते हो। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक का केंद्र क्या था। मांडले बेटा बर्मा में है, मांडला। यरवदा जो है वो कहां पर है, पुणे में है। चलो नंबर आपके सामने आता है। ये सवाल जो आपसे हमने पूछा कि बताइएगा कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 का जो केंद्र था वो रामपुर, हमीरपुर, धीरपुर या जगदीशपुर। और इसमें तुम जवाब दे दोगे तो बढ़िया होगा। गांधी जी गए थे बेटा यरवदा में, जो पुणे में। नंबर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 37 आ गया। 37 का जवाब दीजिएगा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 37 का जो जवाब है, बड़ा फेमस जगह है, वो क्या है, जगदीशपुर। क्या है, जगदीशपुर। तो जिन्होंने जवाब दिया है जगदीशपुर वो बिल्कुल क्या है, बढ़िया है। आगे देखेंगे नया नंबर। बाकी इससे रिलेटेड जानकारी कई बार दे चुका हूं इसलिए मैं नहीं दे रहा। होज विद्रोह जो है, जो होज रिवोल्ट है वो कब हुआ था। होज जो विद्रोह है वो कब, 1620 21, 1720 21, 1820 21, 1920 21। बताओ, जो आपके सामने पूछ रहा है जो होज है, जो होज, ये भी बताना है जो होज विद्रोह है ये क्या है, ये किन किन के बीच में हुआ था ये बताना होगा जी, या किसने किया था, जल्दी। चलो वीर कुंवर सिंह तो पिछले के साथ थे बेटा। अब आपने जो जवाब दिया है ये बताइएगा जी। तो आप यहां दे रहे हैं नंबर 38 का जवाब। क्वेश्चन नंबर 38 का जो जवाब आप दे रहे हैं, तो 38 का जवाब जितने भी मेरे बच्चों ने दिया है ऑप्शन नंबर ABCD में, तो 38 का जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर C, 1820 1821। तो जितने लोगों ने सी, आज तुम लोगों के लिए होमवर्क है कमेंट बॉक्स में। वैसे मैं जानता हूं तुम करोगे नहीं, नहीं करोगे तो अपना नुकसान करोगे। कमेंट बॉक्स में आपको ये होमवर्क करके बताना है कि जो होज विद्रोह है वो क्या है। होज विद्रोह के बारे में आप आज कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आगे बढ़ेंगे नंबर 39। पोखरण द्वितीय परीक्षण कब किया गया था। पोखरण जो सेकंड है, पोखरण जो सेकंड है वो कब किया गया था। जानते हो भारत एक न्यूक्लियर पावर देश बन गया था, तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये कब किया गया था, जल्दी जवाब दो। क्वेश्चन नंबर 39। 11 जून 98, 1900, 9 जून 1998, 11 मई 1998, 20 मई 1998। तो भैया पोखरण है 1998। तो चलो शुक्र है कि तुम्हें याद होगा, लेकिन हम तो तारीख पूछ बैठे, और तारीख पूछ बैठे तो बेटा याद रखना मई का महीना था। क्या था, एक और एक दो याद रखना, है ना। पोखरण सेकंड को वैसे याद रखना। तो सवाल का जो जवाब होगा वो आपके सामने क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, C, 11 मई 1998। संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी CTBT को कब अपनाया। तो सीटी जो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी है,
मतलब सीटीबीटी जो है फुल फॉर्म आपके सामने आई गई, को जनरल असेंबली ने, यूएनओ ने, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने कब अपनाया था। नंबर आपके सामने आता है यहाँ 40। 40 का जवाब क्या होगा? सवाल नंबर 40 को बेटा याद रखना। तो सीटीबीटी को जो बनाया था, सीटीबीटी जो एक्ट था या उसके साथ ये अपनाने का जो काम किया था, इन्होंने किया था 10 सितंबर 1996। तो अगर सवाल याद रखोगे 40 का सॉरी, तो 40 का जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए। अब आपको मेरे को ये भी बताना है कि यूएनओ की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। यूएनओ का जो स्टेब्लिश ईयर है वो आपको भी बताना है। फिलहाल सवाल 10 सितंबर 1996 था जी। चलो, अब आपके सामने आता है नंबर 40, और नंबर 40 का जो जवाब वो आप दे चुके हैं। यूएनओ का ईयर बताओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना है वो कब हुई थी जी? बताओ बताओ बताओ। तो कितने लोगों ने जवाब दे दिया? अगर आप जवाब दे रहे हैं इसका 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर 1945, तो जितने लोगों ने सवाल का जवाब दिया है ये 24 अक्टूबर 1945, वो सारे के सारे क्या हैं? सही। उनके लिए नंबर 41। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के, 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? इन विच स्टेट हैव 5 इंस्क्रिप्शंस बिलोंगिंग टू द 12th सेंचुरी राष्ट्रकूट डायनेस्टी वर फाउंड। कहां पर मिले हैं बताओ? राष्ट्रकूट वंश के 5 वो मिले हैं शिलालेख, कहां पर? नंबर आपके सामने 41, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। ये कहां पर? राष्ट्रकूट वंश के जो है 5 शिलालेख मिले हैं, कहां पर? तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला या महाराष्ट्र? बड़ा बढ़िया सवाल है, जल्दी जवाब दो। तो आप इस सवाल का जब जवाब दे रहे हैं, आपने जो जवाब दिया है नंबर 41 का, सवाल नंबर 41 का जो सही जवाब है वो क्या है? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में मिले हैं बेटा ये तीन। गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र जो जल क्षेत्र को प्रकट करता है वो क्या है? बताओ। गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो क्या करता है? जल क्षेत्र को क्या करता है? अलग करता है। तो रिवर गंगा, रिवर इंडस उसके बीच में है, हरिद्वार है, नामचा बरबा है, उसके बाद अलकनंदा है या अंबाला है? बताइएगा। हम्म। वैसे इसके फोटो में आपको दिखाई दे रहा है, बाकी तुम समझदार हो, देखो जवाब पकड़ोगे कि नहीं पकड़ोगे। तो जो करता है, तो याद रखना मेरे बच्चे, देखो सवाल में ही था, ये इंडस रिवर होगी, यहाँ पर क्या है? गंगा, और इनके बीच में जो डिवाइड करता है वो है अंबाला। तो याद रखना, वो क्या होगा? अंबाला। तो अंबाला जो होगा, जितने लोगों ने अंबाला चुना है वो बिल्कुल क्या है? सही है। तो जितने लोगों ने फिलहाल सवाल का जवाब 42 का ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल क्या है? सही। 42 के बाद 43। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का जो आधार होता है, जो बेस होता है, मतलब जब आप किसी का भी क्या करते हैं? स्टैंडर्ड टाइम सेट करते हैं किसी भी प्लेस का, तो उसका जो बेस होता है वो क्या होगा? वो वहां की क्या होती है? देशांतर रेखा होती है, वो आपके यहाँ पर अक्षांश रेखा होती है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होती है, या क्या प्रधान मध्यम रेखा होती है? मतलब आपका लोकल टाइम होगा, लॉन्गिट्यूड होगा, लेटीट्यूड होगा, इंटरनेशनल डेट लाइन होगा। 43 का जवाब देना है, और 43 का जो जवाब होगा बताइए क्या होगा जी। 43 में अगर आप जवाब दे रहे हैं तो याद रखना बेटा, इसे लॉन्ग लाइन ऑफ क्या बोला जाता है? लॉन्गिट्यूड, और वो होती है देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखा के आधार पर ही आप क्या करते हैं? टाइम को, इंटरनेशनल डे टाइम भी नहीं ना, याद रखना इस चीज को, ठीक है? चलेगा। और जो आपका स्टैंडर्ड टाइम होता है उसे हम लोकल टाइम से रेफर करते हैं फिर बाद में। 44, विश्व व्यापार संगठन जो अब गेट के स्थान पर है, गेट के स्थान पर है, का मुख्यालय कहां पर स्थित है? मतलब आपसे पूछा जा रहा है, जो WTO है, जो गेट गेट GATT गेट के स्थान पर आया था, उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? WTO का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? जल्दी बताइएगा जी। और नॉर्मली जो लोकल टाइम होता है उसे डिटरमाइन करता है भाई, जो आपके सामने जो हमारी होते हैं ना, सन की जो सूर्य की जो रेखा या सूर्य की जो परिस्थिति, उसके आधार पर भी वो चलता है। विश्व व्यापार संगठन WTO, देखिए अगर कोई पूछेगा WTO कब सेटअप हुआ, कब तैयार हुआ, तो वो आता है 1995 में। WTO कब तैयार हुआ? 1995 में। और इसका जो संगठन का जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा, और जिनेवा जो है वो कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड। कोई पूछेगा कि WTO में फिलहाल जो मेंबर्स हैं वो कितने हैं, तो याद रखना इसमें जो फिलहाल मेंबर हैं, जो सदस्य हैं, उन सदस्यों की जो संख्या है, वो सदस्यों की संख्या फिलहाल आती है 164।
तो अगर आपके सामने कभी पूछ ले कितने हैं तो याद रखना फिलहाल क्या है 164 चलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ नया सवाल आपकी स्क्रीन पर 45 नंबर। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? बिल्कुल आसान सवाल है, जल्दी जवाब दे दो। नंबर आपके सामने आज का 45 है। क्वेश्चन नंबर 45 बताओ। यहाँ पर आपके सामने अनुच्छेद 112 से 115, 12 से 35 है, 22 से 200, 22 से 235। सवाल का जवाब तुम लोगों को सबको पता होगा, और 45 का तो जवाब सही दे दो। भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेके 35 जिन्होंने जवाब दिया वो बिल्कुल सही। 46 देखना भाई। 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, उसमें एक नया चैप्टर ऐड किया था हम लोगों ने, और जो नया चैप्टर ऐड हुआ था वो कौन सा था? वो हुआ था संघीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित था, अंतरराज्य परिषदों का निर्माण था, मौलिक कर्तव्य था, या इनमें से कोई नहीं। मौलिक कर्तव्य जो कुल मिलाकर हमारे कितने हैं 11, वो जोड़े गए थे, कब बताइएगा? तो नंबर 46 ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। और याद रखना 42वें संविधान संशोधन ने हमें कितने मौलिक कर्तव्य दिए हैं? 11। कितने हैं? 11। तो 11 अगर जवाब दे रहे हो तो बिल्कुल क्या है, सही है। आगे देखेंगे नया नंबर आपकी स्क्रीन पर 46 के बाद 47 जो है वो ये रहा। प्रचार फिलहाल करने रहे। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य? बांधवगढ़ जो है वो कहां पर है? बांधवगढ़ जो है वो कहां पर है बताइए। चलो, बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में है? जल्दी बता दीजिएगा। महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, झारखंड में? भाई ऐसा है, बांधवगढ़ जो है राष्ट्रीय उद्यान जो आता है, ये नेशनल पार्क जो आता है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और झारखंड। वैसे यहाँ लोग कम ही जाते हैं, इस वजह से यहाँ की थोड़ी सी तो मध्य प्रदेश, जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर जाते हैं ना जिम कॉर्बेट में, ऐसा ही है। बट बांधवगढ़ बिल्कुल क्या है, एमपी में है, लेकिन वहां पर जो लोग जाते हैं वो क्या है, कम। लेकिन ये भी क्या है, एक टाइगर रिजर्व है। अगर कोई पूछेगा क्या है, टाइगर रिजर्व है, ठीक है, टाइगर रिजर्व ही माना जाता है। आगे देखो, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन सलाह देता है? मतलब भारत सरकार अगर किसी कानूनी उसमें फंस जाए, जैसे तुम कभी कानून के उसमें फंस जाओगे तो वकील को पकड़ोगे, तो इसी तरह भारत सरकार अगर कभी कानूनी दिक्कतों में आ जाती है तो उसको कानून की सलाह अटॉर्नी जनरल देते हैं, मुख्य न्यायाधीश हाई सुप्रीम कोर्ट के, चेयरमैन लॉ कमीशन के, या इनमें से किसी के भी? बताओ। भारत का जो सबसे बड़ा लो अधिकारी होता है उसका नाम क्या होता है? अटॉर्नी जनरल। और अटॉर्नी जनरल ये बताओ क्या संसद में बैठ सकता है? संसद के सत्र की कार्रवाई को सुनने के लिए वहां पे बैठ सकता है, हाँ या ना? बिना चुनाव लड़े जो जाता है और संसद में बैठ सकता है, क्या वो अटॉर्नी जनरल होता है या कोई और होता है? बस यस और नो में बताना। मैं यस और नो में सुन के पसंद हूं इस बात का। जी, यस और नो चलेगा। तो यहाँ उत्तर, अरे नंबर 48 का जो जवाब है, 48 का जवाब याद रखना, नहीं, वो बेटा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। नहीं, किससे लेते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो किसी ने नो जवाब दिया, किसी ने यस जवाब दिया। किसी ने नो जवाब दे रहे हैं, कोई यस दे रहे हैं। अरे भैया कमाल ही कर दिए तुम तो, कमाल ही कर दिए। इसका भी नो जवाब दे दिए। अरे वो बैठेगा लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता, बस है ना, बैठने में यस होगा। आपसे अग्नि विलय सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? रिंग ऑफ फायर इज फाउंड कॉमनली। रिंग ऑफ फायर जो है वो कहाँ पर पाया जाता है? रिंग ऑफ जो फायर है वो कहाँ पर पाया जाता है? बिल्कुल, बस वोट नहीं कर सकता लेकिन बैठ सकता है। बिल्कुल, शाबाश मेरे बच्चे। तो जो रिंग ऑफ फायर है एक मेजर एरिया होता है जो ना नॉर्मली डैश ओशन का होता है, जहां पर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अर्थक्वेक और वोल्केनो आते हैं। तो अगर आप देखेंगे, याद रखना, रिंग ऑफ फायर का मतलब ही समझ लेना, ऐसा क्षेत्र जहां पर क्या होगा, नंबर ऑफ जो वोल्केनोज हैं या नंबर ऑफ जो अर्थक्वेक हैं वो क्या आएंगे, ज्यादा आएंगे। और इसलिए मेरे बच्चे यहाँ पर आपके सामने तो ये जो आता है, तो याद रखना ही हमेशा क्या, प्रशांत महासागर। क्या जवाब होगा? प्रशांत महासागर। तो जितने लोगों ने पैसिफिक ओशन दिया है वो क्या है? बिल्कुल जी। संसद बेटा, सांसद नंबर मेंबर नहीं होता संसद का, बस वहां उसकी कार्रवाई में क्या है, बैठ सकता है, बिना चुनाव लड़े जाता है, बैठता है, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता उसमें, ठीक है। चलो, अब आपके सामने आता है 50 नंबर। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास? मतलब भैया जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है उसमें जो जस्टिस होते हैं, जो जज होते हैं, उनके कितने, मतलब उन्हें बढ़ाने का जो कानून है वो किसके हाथ में है? पहला,
हाँ, प्रधानमंत्री के हाथ में, दूसरा अध्यक्ष के हाथ में, मतलब प्रेसिडेंट, अध्यक्ष की बजाय आप इसे लिखेंगे यहाँ पर क्या है, राष्ट्रपति। यहाँ क्या है, राष्ट्रपति के हाथ में होता है। उसके अलावा आपके सामने संसद होती है या मिनिस्ट्री ऑफ लॉ होता है। बताइएगा क्या होगा इस सवाल का सही जवाब। तो याद रखना, इसको जो होगा, मेरे बच्चे ना तो प्राइम मिनिस्टर कर सकते, ना लॉ मिनिस्टर कर सकते, ना प्रेसिडेंट, इसको जो कर सकते हैं संसद में ही इसका क्या होगा, कानून पारित होगा। इसलिए सवाल का जवाब क्या होगा यहाँ। और एक चीज और है, आप जानते ही हैं सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना होती है वो आर्टिकल के कौन से आर्टिकल, कौन से अनुच्छेद में आती है, अनुच्छेद 124। तो अनुच्छेद 124 में आप ये जानते हैं। आगे बढ़ेंगे, नया सवाल, नई जानकारी यहाँ, ठीक है। चलो 50 के बाद 51, लैंड ऑफ द गोल्डन पगोड़ा। बताइए लैंड ऑफ द गोल्डन पगोड़ा जो है वो किसको माना जाता है ना, किसको बोला जाता है लैंड ऑफ द गोल्डन पगोड़ा। ऑप्शंस आर आपके सामने, म्यांमार है, चीन है, उसके बाद जापान है या उत्तरी कोरिया है। तो यहाँ आपने इस सवाल का जो जवाब दिया है, आप इस सवाल का जो जवाब देते हैं नंबर 51 का, तो सवाल नंबर 51 का जो जवाब है वो क्या है, म्यांमार। याद रखना क्या होगा, म्यांमार। तो जितने लोगों ने म्यांमार जवाब दिया है वो बिल्कुल क्या है, सही है। आगे देखेंगे नया नंबर, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। आपसे पूछा जा रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। आईएमएफ द्वारा है, वर्ल्ड बैंक द्वारा है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा है या फिर यूएनसीटीएडी द्वारा है। बताए ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक जो है वो किसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ नंबर 52 है, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। 52 में बेटा याद रखना, तो वर्ल्ड इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो याद रखना ये क्या है, आईएमएफ। आईएमएफ तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। सवाल नंबर 52 आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो जितनों ने दिया है बिल्कुल। अच्छा एक बात बताओ, एक तो बात मैंने याद ही नहीं, आपने गोल्डन पगोड़ा तो देखा था, अच्छा ब्लैक पगोड़ा किसको बोला जाता है, ब्लैक पगोड़ा कहाँ, किसी को पता है। हिंदुस्तान में कहीं बाहर है, बस ये बता देना, आराम से बता देना, उसमें बता सकते हो, कोई नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे नए सवाल की तरफ, और नया सवाल जो है नंबर 53, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब बनाया जाता है। अभी हमने देखा था, अभी हमने जाना था, इसी महीने हमारा निकल के गया था। तो बेटा याद बताओ जी, जो ब्लैक पकोड़ा है वो किसको, उड़ीसा बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो, उड़ीसा बता दिया, ठीक है। और कौन से मंदिर को, कोणार्क टेम्पल को, बहुत बढ़िया। कोणार्क के जो मंदिर है, ब्लैक पगोड़ा, शाबाश शाबाश शाबाश। अब सवाल आपके सामने ये था जिसमें हमने पूछा था, ये सारे जानते हो बेटा 21 जून, तो जब पहली बार हुआ था, तो अगर सवाल पूछेगा कब, तो सबसे शुरुआत अगर होगा तो 53 का जो जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो 53 में अगर आप जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, तो वो क्या है, गलत है, क्योंकि आपको जून से तो लगेगा, लेकिन याद रखना जो यूनाइटेड नेशन ने, व्हेन वाज द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा रिकॉग्नाइज बाय द, तो याद रखना वो था दिसंबर 2014। तो दिसंबर, आप लोग देखो जून आ जाएंगे, सारे के सारे लोग जून 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 देखेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि जून में था, तो याद रखना दिसंबर 2014 में यूएनओ ने इसे रिकॉग्नाइज किया था, और हर साल 21 जून को हम इसे क्या करते हैं, फिर उसके बाद बनाते हैं। तो सवाल का याद रखना जवाब जो होगा 53। तो सवाल का जो जवाब होगा 21 जून को हम बनाते हैं इंटरनेशनल योग दिवस, लेकिन रिकॉग्नाइज पहली बार जब किया था तो याद रखना दिसंबर 2014, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ेंगे, नया नंबर, आप जून नहीं है बेटा, याद रखना दिसंबर होगा, प्लीज अपडेट कर लेना, डन। चलो आगे देखो, नया नंबर जो है, भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होते हैं, मतलब जो सुप्रीम एग्जीक्यूटिव होता है इंडिया का वो कौन होता है, बताइएगा। तो नाउ आपके सामने, अब आपके सामने जो आता है यहाँ, भारत के कार्यपालिका जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, नंबर 54, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। तो भारत के जो कार्यपालिका अध्यक्ष होते हैं वो क्या होते हैं, राष्ट्रपति। अब न भाई ये हो सकता है कि कल से ना हम लोग थोड़ा सा बदलाव करें इस क्लास में, और बदलाव क्या होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो थोड़े से कम होंगे या थोड़े से ज्यादा, ये तो आप कल ही लेंगे, तो कल को कुछ देखेंगे, कुछ अलग तरीके से लेके आएंगे, ठीक है। चलिए नंबर 54, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी का आपने जो जवाब दिया है, राष्ट्रपति अगर दिया है नंबर 54 का, तो बिल्कुल क्या है, सही है। आगे आता है 55,
भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा होता है? मतलब विधान पालिका, एक तो विधान परिषद है, एक विधान पालिका है। तो आप अगर कोई पूछेगा तो बताइएगा यहाँ पर क्या होगा? विधानसभा, विधान पालिका, विधान परिषद, देखते हो कि नहीं है? तो विधान पालिका के अंदर क्या आती हैं? दो चीजें, एक विधानसभा, एक विधान परिषद। तो ये पूछता है कि विधान पालिकाओं का उच्च सदन जो होता है वो कौन सा होता है? जैसे राज्यसभा होता है संसद में, वैसे ही मेरे बच्चे याद रखना यहाँ पर क्या होता है? विधान परिषद। तो सवाल में 55 में अगर ऑप्शन नंबर ए दिया है तो याद रखना, हम ये जानते हैं कि विधान परिषद जो काउंसिल जो स्टेट जो होती है भाई, याद रखना यहाँ पर। तो हमें ये क्या है? आर्टिकल 161 से क्या मिलता है? आर्टिकल 161 के अंदर आता है। इसमें एक होता है, आप देखते हैं लोअर हाउस जो होगा वो क्या होगा? हमेशा विधानसभा, और उसके बाद जो अपर हाउस होगा वो होगा विधान परिषद। आगे बढ़ते हैं इस सवाल का जवाब। और एक बात और बता दो, हिंदुस्तान में कितने राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद हैं? ऑप्शन आर, एक वाला है 6, दूसरे वाला है 7, तीसरे वाला है 8, चौथे वाला है 9। बताओ कितने स्टेट हैं जिनमें विधान परिषद है? तो विधान परिषद जो है वो याद रखना कब आए तुम, है ना? तो इसे याद रखना कब आए तुम। तो बस याद रखना कब आए तो हटा देना, कब के बाद क्या है? तुम। तो अब दिमाग लगा लेना, के से कर्नाटका है, ए से बताओ क्या होगा? बी भी आ रखा है, टी भी आ रखा है, यू भी है, एम भी है। क्योंकि इसके बारे में मैं तुम्हें बता चुका था, मैं बता तो दूंगा वरना फिर तुम वही काम करोगे, है ना? 6 स्टेट में होता है। अब तुमको 6 के 6 के नाम किसमें देने हैं? कमेंट बॉक्स में देने हैं। क्योंकि कब आओगे तुम अगर मैं बता रहा हूं तो मेरे को तो पता है, बस अब तुम्हें बताना है इस सवाल का जो जवाब कि कब आओगे तुम में कौन कौन से हैं। यू से चलो मैं तुम्हारा बता देता हूं, दो यूपी बिहार लूटने की बात यहाँ है, महाराष्ट्र की बात यहाँ है। अब सारे ही मैं बता दूंगा तो फिर क्या करोगे? बचे ही नहीं कुछ भी। भगवान महावीर की मृत्यु निम्न में से किस नगर में हुई थी? भगवान महावीर की जो मृत्यु है वो किस, उसमें बताइएगा किस नगर में हुई थी, है ना? जिसकी, जी बताइएगा, भगवान महावीर की मृत्यु किस नगर में हुई थी? 56 का जवाब तो राजगीर है, रांची है, पावापुरी है, समस्तीपुर है। तो नंबर 56 का जो जवाब होगा वो बिल्कुल सही उन्हीं बालक का होगा जिन्होंने देखा पावापुरी, है ना? तो पावापुरी जो नगर था उसमें क्या हुई थी? उनकी मृत्यु हुई थी। चलो नंबर 57, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? मतलब गौतम बुद्ध को एक देवता, गौतम बुद्ध को पहले नॉर्मल इंसान मानते थे, उसके बाद उन्हें क्या माना जाने लगा? एक भगवान माना जाने लगा। तो जो भगवान उन्हें माना जाने लगा तो किसके समय में माना गया था? अशोक के, कनिष्क के, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, हर्ष? आज का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल और इंटरेस्टिंग सवाल यहाँ। तो आपसे कई बार ये पूछते कि भगवान बुद्ध जो था नॉर्मल इंसान थे, उन्होंने एक घटनाएं देखी, उसके बाद उनका मन क्या हुआ? बिल्कुल एकदम अलग ही लेवल पर पहुंच गया। उसके बाद उन्होंने परिवार को छोड़ा और परिवार को छोड़ के वो रुके हैं सन्यासी के रूप में। जैसे एक साधारण इंसान था, सन्यासी के रूप में घर बार अपने ज्ञान की तरफ खोज के लिए चल पड़े। अब उस खोज में उन्होंने इतना ज्ञान प्राप्त किया कि जब वो दूसरों को ज्ञान देने लगे तो किसी को लगा कि ये तो भगवान हो गए। और जब ये भगवान हो गए तो इन्हें भगवान का जो श्रेय सबसे पहली बार माना था वो कुषाण वंश के क्या था? कुषाण वंश के शासक में से आपने देखा होगा एक इंसान का नाम, या आप उससे डायरेक्ट पूछना चाहें तो याद रखना कनिष्क नाम था। क्या था भाई? कनिष्क था। तो सबसे पहले अगर सवाल कोई पूछे तो याद रखना गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किसने दिया था? सबसे पहले उसे देवता के रूप में माना था किसने? आपके सामने कनिष्क के समय में। और चौथी क्या थी? बुद्ध संगति थी। बिल्कुल सही। कशेरु रज्जु में में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं? मतलब आपसे पूछा जा रहा है जो आपकी क्या होती है, नर्वस जो होते हैं ना, क्या स्पाइनल कोड, तो स्पाइनल कोड में से आपको बताना है कि कितने पेयर ऑफ नर्व्स वो होते हैं। जी बताइएगा जी। बहुत बढ़िया। तो अब आपके सामने क्या होगा? नंबर 58, और 58 का जो जवाब होगा वो क्या होगा? हाँ, स्पाइनल जो कोड होती है उसमें जो वही पेयर ऑफ नर्व्स ओरिजिनेट होते हैं वो 13 हैं, 31 हैं, 33 हैं, फिर 12 है। नंबर तो हमने वहां लिखा था लेकिन फिर भी आपके सामने अगर ना याद रहे तो 58 का जो जवाब याद रखोगे वो याद रखना बेटा कितना हो? 33। तो याद रखना स्पाइनल कोड के उसमें कितने पेयर होते हैं? 33। तो अगर कोई भी पूछेगा तो कई बार अगर ऑप्शन में 33 है, अच्छा 31 नहीं, 31 था यार। साइंस वाले यार तुम में से है ना, 33 नहीं 31 होता है। हाँ 31 होता है भाई, 31 पेयर होता है बेटा, 33 नहीं होता, याद है।
हम ना जब स्पेशल एजुकेशन में जाते हैं 33, ना 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 ना, अरे तुम भी ना मेरे यार हैं, यही तो होता है, बस बोल दिया लिख दिया हो गया, 33 नहीं लिखना है ना, 31 है ना, ना 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 31 होगा बेटा। अगर करेक्ट आंसर अगर जाओगे तो याद रखना स्पाइनल के उसमें जो होगा हर एक दूसरे के पेयर के, तो 31 पेयर होगा, 33 नहीं होगा, 31 31 31 याद रखना, फाइनल है 31 जो होगा, जितनों में लिखा ना, मेरे एकदम से याद आ गया 33 ना 31 होगा, ठीक है। 58 का जो जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखो 58 के बाद 59, थायरोक्सिन जो स्रावित करने के लिए थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी जो हार्मोन होता है वो कौन सा होता है, टीसीएच होता है, एफसीएच होता है, एलटीएच होता है, एसीटीएच। ये ऐसा हुआ था कि बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर जी साइंस के भी सवाल डाल दो, तो हम डाल दिए, है ना, तो हमने बोल दिया 33, तुम भी बोल दिए 33, अरे सबरा करो, जिन्होंने 21 जवाब दिया वो सही था। तो आपके सामने कहते हैं कि थायरोक्सिन जो स्रावित करने के लिए थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करने वाला जो भैया हार्मोन होता है वो क्या होगा। साइंस वाले बच्चों में से सबसे पहले इसका जवाब दे देंगे, जिसको नहीं पता होगा वो दिक्कत दे जाएगा। इसको बोला जाता है टीएसएच। टीएसएच की फुल फॉर्म दे देना भैया, जवाब फुल फॉर्म बता देना थोड़ा सा, वैसे दिमाग लगाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, नहीं लगाओगे तो फिर आंसर टीएसएच का जो फुल फॉर्म है ना, थायराइड होता है, थायराइड होता है, बाकी सामने लिखा हुआ है, दिमाग लगा लोगे तो पता चल जाएगा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, एच का मतलब तो हार्मोनी होता है, टी का मतलब थायराइड होता है, एस का मतलब कोई होगा साइंस वाला तो बता देगा, साइंस जिनका कमजोर है वो ढूंढ के लाना। एच का मतलब हार्मोन है, टी का मतलब थायराइड है, एस का मतलब सिमी, बताओ ही नहीं, चलो थोड़ा बहुत काम करके आओ। 22 मई 2023 को पुरुषों की भाला फेंक रैंकिंग में दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी कौन बना है। 22 मई 2023 हु बिकेम द वर्ल्ड नंबर प्लेयर इन द मेंस जेवलिन थ्रो रैंकिंग, रोहित यादव, अरशद नदीम, नीरज चोपड़ा या फिर एंडरसन पीटर्स। बताइएगा नंबर 60 का जवाब। और ये जो 60 का जवाब है ये श्रेय जो मिला है तो टोक्यो ओलंपिक में जिन्होंने जीता था गोल्ड मेडलिस्ट वो बन गए हैं अब हिंदुस्तान नहीं विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी। किसमें, भाला फेंक में। तो भाला फेंक में दुनिया के नंबर 1 एक खिलाड़ी का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, नीरज चोपड़ा, जिन्होंने टोक्यो में जीता था। कितना, टोक्यो में इन्होंने जीता था गोल्ड मेडल हिंदुस्तान के लिए। नंबर यहां से। अब आपके सामने कुछ ईवीएस के प्रश्न है, हिम्मत है तो बताओ, नहीं तो छुट्टी कर दूंगा मैं। फटाफट आ जाओ, ईवीएस को भी एक बार कर देते हैं आज, क्योंकि भाई बोला था तो होगा। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूल ईंधन है, मतलब आपको इन्वायरमेंटल के लिए अनुकूल, इन्वायरमेंटल के फेवर का, इन्वायरमेंट में फेवरेबल जो ईंधन होगा, फोसिल होगा, वो कौन सा होगा। सीएनजी है, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है। फटाफट जवाब दो बेटा, फटाफट जवाब दीजिएगा। क्या होगा इस सवाल का जवाब, जो नंबर आपके सामने 61 है। चलो तो यहाँ पर जो सवाल है सीएनजी देने वाले क्या है, बिल्कुल सही जवाब होंगे जिन्होंने सवाल नंबर 61 में ऑप्शन नंबर ए सीएनजी की फुल फॉर्म लिख देते तो बढ़िया मजा आ जाता। पोचमपल्ली, पोचंपा भाई, पोचंपा ऐसा भी एक गाना होता था। पोचमपल्ली एक विशेष प्रकार के कपड़े के लिए प्रसिद्ध होता है। बताओ पोचमपल्ली जो है वो किस गांव का हिस्सा है, बताओ पोचमपल्ली। जो फिलहाल पहले जब किताबें एनसीईआरटी में देखोगे तो वहां पर आपको आंध्र प्रदेश दिखेगा, लेकिन फिलहाल आंध्र प्रदेश के बंटवारे के बाद ये जा चुका है किसके पास, तेलंगाना के पास। किसके पास, तेलंगाना। तो ऑप्शन में अगर आ रहा होगा तो मेरे बच्चे ऑप्शन में आंध्र प्रदेश दिखाई देगा, बट याद रखना नाउ, फिलहाल अगर कोई पूछेगा तो याद रखना तेलंगाना, याद रखोगे तेलंगाना जो है, तो तेलंगाना जो है फिलहाल बिल्कुल क्या होगा, सही। और याद रखना इसी चीज को, अगर एक सवाल का जवाब, पोचमपल्ली को क्या हुआ, 2005 में भारत सरकार ने जीआई टैग भी दे दिया था। ज्योग्राफिकल इंडेक्स जो है 2005 में क्या दे दिया था, इनको जीआई टैग भी मिल गया है। और जो तेलंगाना है वो भैया ऐसा है कि आंध्र प्रदेश से जो तेलंगाना बंटवारा हुआ था वो कब हुआ था, 2014 में अलग हो गया था तेलंगाना। किससे, किससे भाई, आंध्र प्रदेश से। चलेगा, अब आगे देखेंगे यहाँ नया नंबर क्या है। मधुबनी पेंटिंग बनाने के लिए जो कलाकार हैं, बिहार के कलाकार जो मधुबनी पेंटिंग बनाते हैं, जो बड़ी ही नेचुरल पेंटिंग होती है, तो बताइएगा यहाँ पर क्या होगा। मधुबनी पेंटिंग जो पहले मिथिला पेंटिंग के नाम से भी क्या है, जानी जाती थी, इसी तरीके से आपके सामने है। जी हाँ, एक बालक कह रहा है सर जी गर्दन 7 तक 60 ठीक है,
कृष्णा रोग जी, अगर आप 31, मेरे बच्चे मैं अपडेट करके देखूँ, मेरे 31 पक्का पक्का याद है, 33 अगर, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आजकल में बढ़ जाती होगी, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर जो जवाब होगा वो विशेष रूप से बनाए गए, जी नहीं, ये सबसे ज्यादा जो फेमस होती है, ये इसलिए होता है कि जो पिसा हुआ चावल होता है उसका रंगीन पेस्ट होता है वहां से। निम्न में से कौन एक कीट बख्शी पौधा है जो फटक से जड़ से लेता है? बहुत आसान सवाल है। कीट बख्शी जो पौधा है वो क्या है? चाइना रोज, लिली है, जैस्मिन है, नेफथिन्स है ना। घटपर्णी भी तुमने कई बार पढ़ा होगा इसको हिंदी में। कौन सा ऐसा है जो कीड़ा, जो, हाँ बताओ 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 जल्दी, कौन सा ऐसा कीट बख्शी पौधा है जो कीड़ों को क्या कर ले जाता है? सटक जाता है, खा जाता है, पी जाता है। नंबर 64 का जवाब बताओ। ठीक है बेटा, कोई नहीं, कृष्णा जो बोल रहा है उसे एक बार चेक करने दो। 31 है मेरे, उसके बाद भी एक बार देख लेंगे, ठीक। चलिए, नंबर अगर होगा तो इसका जो नाम होता है वो क्या है? नेपथिन्स। आगे देखो नंबर 65, निम्न में से कौन हमारे पर्यावरण का अजैविक घटक है? आपको बताना एबायोटिक, दो चीज होते, बायोटिक और क्या होगा? एबायोटिक। तो जो एबायोटिक होगा वो बताना है एनिमल, वाटर, बैक्टीरिया या फिर प्लांट। मतलब देखो भैया, सीधी सीधी सी बात है, सवाल नंबर 65 आपके पास है, 65 का जवाब आपको देना है। कौन सा अजैविक घटक है हमारे पर्यावरण का, बताओ। लिविंग और नॉन लिविंग तुम सारे लोग जानते हो इस बारे में, यहाँ चलेगा। आगे देखें, कोई बात नहीं बेटा कृष्ण, बाद में देखो, मेरे 31 याद है, जब तक मैं अपने आप को, अभी पहले सवाल में भी तुमने गड़बड़ बोली थी, वो सही तो अब कर देंगे। अब नंबर 65 का जो जवाब है वो बिल्कुल सही है। पानी जो है वो हमारा क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट में आता है, बिल्कुल सही। आगे देखो नया नंबर। ओजोन परत में, जो ओजोन परत जो है वो कहां पर है? आपको बताना है, ट्रेफोस्फेयर में है, मेसोस्फेयर में है, थर्मोस्फेयर में है या फिर स्ट्रेटोस्फेयर में है? बताइए, ओजोन जो लेयर है वो हमारी कहाँ पाई जाती है? ओजोन लेयर जो है वो कहाँ पर पाई जाती है? आपके सामने दिख रहा होगा यहाँ, एक आपको हमने दिखाया था, एक्सपो, थर्मो, मेसो, फिर स्ट्रेटो। तो ओजोन लेयर जो आती है वो आपके सामने क्या, ओ क्या हो गया? क्या हुआ? हुई नहीं। नंबर 66 का जो जवाब है वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो मेरे बच्चे इसका जो है स्ट्रेटोस्फेयर, जिन्होंने जवाब दिया बिल्कुल सही। नंबर 67, निम्न में से कौन सा जड़ों का कार्य नहीं है? मतलब जो है रूट्स का कौन सा फंक्शन नहीं आता? रूट्स का कौन सा फंक्शन नहीं है? पौधों को जकड़ना, स्टार्च को बनाना, उसके अलावा कहता है खनिज नमक का अवशोषण करना या पानी का अवशोषण करना। अब है ना, बताइएगा जरा जल्दी, कौन सा जो है वो जड़ों का कार्य नहीं है? जड़ों का कार्य नहीं है। जड़ें क्या नहीं करती? सीधी सी बात याद रखिए, जड़ें जो नहीं करती वो पौधों को जकड़ती भी है, खनिज नमक वाली, पानी का भी अवशोषण करती है, बट उनका काम स्टार्च का बनाना नहीं होता। स्टार्च का बनाना कभी भी पेड़ों की जड़ों का काम नहीं होता। जिन्होंने जवाब दिया वो बिल्कुल क्या है, सही है। आगे, नदियों पर जो बांध बनाए जाते हैं वो क्या है? उर्वरक के लिए, बिजली बनाने के लिए, सिंचाई करने के लिए, या ऑप्शन नंबर डी, बी और सी के लिए? डैम बनाते हैं, देखो, पानी को रोकना, उसके बाद उससे बिजली बनाना। यहाँ पर तो आपके सामने जवाब आ रहा है, लेकिन फिलहाल इस सवाल का जो जवाब 68 का जो होगा, 68 का जवाब याद रखना, बिजली बनाने के लिए भी और सिंचाई करने के लिए, इसलिए बी और सी दोनों सही। 68 के बाद 69, उदिया जो एक सब्जी है उसकी एक डिश होती है, बताइए किस राज्य की है? किस राज्य की डिश है ये? उधिया जो है वो किस राज्य की डिश है? उदिया जो है वो एक सब्जी की डिश है, वो राजस्थान, मुंबई, गुजरात, बिहार। तो सवाल नंबर 69 का जो जवाब होगा, जो उदिया है वो याद रखना मेरे बच्चे, उदिया जो है वो कहाँ की है? गुजरात की है। क्या है? गुजरात की एक सब्जी होती है उदिया, याद रखना, गुजराती लोग इसे सबसे ज्यादा क्या है, खाते हैं। यहाँ आगे देखते टाइम, 60 के बाद 70 नंबर, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विशिष्ट लक्ष्य है, मतलब सस्टेनेबल जो डेवलपमेंटल गोल हैं उसके साथ स्पेसिफिक टारगेट को हम कब तक अचीव कर लेंगे, ये गवर्नमेंट हमें क्या बोलती है, कब तक कर लेंगे? तो सवाल का जवाब 70 का है। गवर्नमेंट कहती है कि देखो अभी 2022 तो चला गया, 2040 और 50 दूर होंगे, हम कोई भी काम मिल जाए 2030 तक पूरा कर देंगे, नहीं होंगे तो 5-10 साल फिर आगे बढ़ा देंगे। ये काम आगे तक क्या है, चलता रहेगा। सस्टेनेबल गोल रखे गए हैं, आपको ये बताना है कि जो सस्टेनेबल गोल हैं वो कितने रखे गए हैं, जो गोल हैं उनकी संख्या कितनी है, बस ये बता देना। जो टोटल गोल हैं वो कितने हैं, आपको मुझे ये बताना है ऑप्शन में, कमेंट बॉक्स में। फिलहाल आज की क्लास को देंगे विराम यहीं। किताब आपके सामने है, पढ़ लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मैं कह देता हूँ। अब बताइएगा, वीडियो पसंद आई तो जाते जाते लाइक। बेटा जो केवीएस वाली बात है वो आज नहीं हुई, जब होगी मैं अपना आप ही बता दूँ, ठीक है। आज के लिए फिर इतना ही रखें भाई।
अगर क्लास पसंद आई है तो जाते जाते लाइक करते जाइएगा। फिर मिलेंगे कल। कल फिर कुछ नई चीज़ों के साथ देखेंगे। 14 है, 17 है, 7 है या 30, कमेंट बॉक्स में लिखना। 17 का खतरा होगा कि नहीं, ठीक है। कुछ बच्चे पकड़ गए, ये सवाल पढ़ाया था इसलिए पूछा है, ठीक है। चलो मेरे बच्चे आज के लेते हैं, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। ये क्या चंडीगढ़ के बैच के लिए क्या बोल रहा है बच्चा? ये रहा ना, चंडीगढ़ में आपकी क्लासेस। बेटा अब समझ नहीं आ रहा, बहुत स्पीड से मैसेज निकल जाते हैं, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, नमस्कार। एक बार फिर गुरु पूर्णिमा की भाई ढेर सारी शुभकामनाएं, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, ध्यान रखो, बाय।